जी सुमित। कोरल रीफ यार, वो खुले या खोल होते हैं। अगर आप इसकी तस्वीर देखें ना तो आपको बड़ी जल्दी समझ आ जाएगी। मुझे इससे तो मैं आपको क्लियर कर दूंगी। मछली अभी आ जाता हूँ कि ये समुद्र के अंदर ऐसे पत्थर जो खोखले होते हैं जिनमें मछलियां वगैरह रह रही होती हैं। नेशनल जियोग्राफिक पे जहाँ पर आप कभी आपने देखा होगा, आपको तस्वीर दिखाते हैं तो आपको समझ आ जाएगी। ये देखिए, ये आपको नजर आ रहे होंगे। हाँ, ये रोड के आपसे समझ आ रही होगी। कुछ नहीं समझ में आए तो फिर किया करें, गूगल के अंदर इमेजेस देखना तो इमेजेस बहुत सी चीजों को क्या कर देता है। ये जो इस तरह की जगह है, ये जैसे ये आप देख रहे हैं, यहाँ मछलियां वगैरह ज्यादा होती हैं, उनकी खुराक ज्यादा होती है। खोखले पत्थर होते हैं जिस पूरे इस तरह के हैबिटेट को कोरल रीफ कहते हैं। आज हमने साइंस पढ़नी है और बेसिक साइंस है, जनरल साइंस है, कोई टफ साइंस नहीं है। लेकिन hopefully बचपन में आपने चीजें पढ़ रखी होती हैं लेकिन इग्नोर की होती हैं, याद नहीं की होती हैं। यहाँ पर आपको याद करनी पड़ेंगी। सोलर सिस्टम आपने पहले बड़ी दफा पढ़ रखा होगा। तो इसमें एस्ट्रोनॉमी और ज्योग्राफी ज्योग्राफी तो हम बड़े ऐसे से पढ़ रहे हैं, लेकिन ऑब्जेक्टिव ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं। ज्योग्राफी का सब्जेक्टिव पार्ट भी होता है। मिसाल तौर अर्थक्वेक कैसे आते हैं, वॉल्केनोज कैसे फूटते हैं, लावा कैसे बाहर आता है, रॉक्स की कौन कौन से टाइप्स हैं। तो इस तरह की चीजें भी ज्योग्राफी का हिस्सा है। जमीन की साख कैसी है, ठीक है। तो यहाँ से शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने ये समझना है कि गैलेक्सी, स्टार, प्लैनेट और मेटीरियोइड, एस्टेरॉइड या लव सुन रखे हुए कॉमेट, ये कुछ आते जाएंगे। कुछ बेसिक मैं आपको शुरू में बता देता हूँ। मिसाल के तौर पे सबसे पहले आपने ये देखना है कि बिग बैंग आपने बड़ी दफा सुन रखा होगा, बिग बैंग थ्योरी, जो कि ये कहती है कि दुनिया एक हाथ से सूरत में वजूद में आई। इसकी कुछ चीजें तो हैं जो सबूत जिनका मौजूद है, और कुछ चीजें ऐसी हैं जो अ, जहाँ पर इस थ्योरी में फ्लॉज हैं या गैप्स हैं। लेकिन ये अभी तक की इंसानों की अपने वजूद को जानने की, या कि हम हमारी दुनिया कैसे वजूद में आई या हम कैसे वजूद में आए, अभी तक की उसकी जो बेस्ट एक्सप्लेनेशन है वो बिग बैंग थ्योरी है। लेकिन अगेन ये कोई फ्लॉलेस एक्सप्लेनेशन नहीं है, लेकिन काफी लोगों को लॉजिक बनाती है। इसके अलावा भी बहुत सारी थ्योरीज हैं। उसमें न्यूक्लियर हाइपोथेसिस है, उसमें गैसियस थ्योरी है, उसमें नोवा हाइपोथेसिस है, उसमें स्टडी स्टेट थ्योरी है। बिग बैंग ये कहती है, बिग बैंग से शुरू करते हैं। बिग बैंग ये मैंने यहाँ लिख के रखा है, स्टार्ट ऑफ द यूनिवर्स, कि अब से 13.79 अरब साल पहले, 13.79 अरब, 1 लाख सालों तो 0.1 मिलियन बनता है, 10 लाख सालों तो क्या बनता है, 1 मिलियन ईयर्स। 10 लाख, 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लाख। और उसके बाद 100 मिलियन, सॉरी 1000 मिलियंस हो तो वो बनता है 1 अरब, 1 बिलियन।
और ये 13.79 बिलियन ईयर्स को इतनी पुरानी है हमारी यूनिवर्स। इसका भी एक मेथड है, ये हमें अंदाजे पर उन्होंने गैस नहीं किया हुआ। इसका मेथड उन्होंने इस तरह से कैलकुलेट किया हुआ, जो जितने भी सितारे हैं इन्हें उनका डिस्टेंस कैलकुलेट किया हुआ है। तो उनमें से जो सितारा सबसे दूर दिखाई देता है वो लाइट एमिट कर रहा है। तो वो लाइट वहां से हमारी जमीन तक कितने टाइम में आ रही है, ठीक है। तो इस तरह करके, जाहिर है वो कैलकुलेशन काफी टफ है, काफी मुश्किल है, लेकिन आप सिंपली इसको ये समझ लें कि दूर, सबसे जो दूर सितारा मौजूद है हमारे सितारा मौजूद है हमारी अर्थ से, उसकी पोजीशन के हिसाब से इन्होंने कि वो उसकी लाइट की इंटेंसिटी कैसी है जो वो लाइट एमिट कर रहा है। क्योंकि साइंस का असूल है कि जो एमिशन ऑफ लाइट फ्रॉम अ स्टार है, एक स्टार से जो रोशनी फूटती है या जैसे सूरज से आ रही है, तो वक्त के साथ साथ कम होती है। तो उस हिसाब से जो सबसे दूर स्टार है उसकी रोशनी की इंटेंसिटी को देखते हुए इन्होंने ये देखा कि अप्रोक्सीमेटली 13.79 बिलियन ईयर्स अगो कायनात शुरू हुई। अभी उसमें लूप होल्स हैं, ये कहते हैं पहले एक सिंगुलैरिटी, एक वर्ड यूज करते हैं बिग बैंग वाले, सिंगुलैरिटी, द वर्ल्ड वाज इन द फॉर्म ऑफ सिंगुलैरिटी, यानी कि कहते हैं एक पिन हेड जैसे होता है, सुई का नुक्ता, सुई होती है, सुई का जो नुक्ता होती है, कहते हैं पूरी कायनात इस नुक्ते जितनी थी। और उसके अंदर ये यहाँ पर लोग बोल रहे हैं कि उसके अंदर कुछ ऐसा हुआ, अब ये नहीं पता कि क्या हुआ, कि वहां से चीजें एक्सपैंड होना शुरू हुई। अब उस एक्सपेंशन का सोर्स क्या है ये नहीं पता, आपको एक्सपेंशन क्यों हुई ये भी नहीं पता, लेकिन चीजें एक्सपैंड होना शुरू। अब ये बात लॉजिकल इसलिए है क्योंकि आज भी जब वो कायनात के पूरे हुजम को देखते हैं, कायनात कितनी, उसको फिर 100 साल बाद दोबारा ऑब्जर्व करते हैं तो वो एक्सपैंड हो चुकी होती है। यानी कि समझ लें कि पहले अगर 1000 किलो की थी तो 100 साल बाद 1010 किलो की हो चुकी होती है। तो यूनिवर्स जो है कॉन्स्टेंटली एक्सपैंड हो रही है। अब ये क्यों हो रही है ये तो पता है, लेकिन स्टार में क्यों हो रही है ये नहीं समझ आ रही। ट्राई टू मेक थिंग सिंपल, एक डॉट से दुनिया कायनात की शुरुआत हुई, उसके अंदर साइंसदानों के बकौल कुछ ऐसा हुआ कि एक्सपेंशन शुरू हुई, और एक्सपैंड होते 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 सबसे पहले गैस बनना शुरू हुई, फिर वो गैस जो थी वो बहुत हीटेड फॉर्म में थी, हीटेड फॉर्म में थी, फिर उसके अंदर से कुछ अर्से बाद एटम्स बनना शुरू हुए, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, ठीक है। फिर उन प्रोटॉन्स ने इलेक्ट्रॉन्स को कैप्चर करना शुरू किया, ठीक है। और फिर फाइनली एटम्स बनना शुरू हुए 300 साल बाद, 3000 साल बाद। और फिर करते कराते फाइनली जो है ना वो सितारे बनना शुरू हुए, कि एटम्स, हमारी जमीन भी एटम से बनी हुई है। वो एटम्स इकट्ठे होते गए तो एक सितारा बना, फिर दूसरा बना, ठीक है, फिर एक सूरज बना, और एक भी छोटे छोटे सितारे बने। इसने उनकी ग्रेविटेशन को क्रिएट हुई, इसने उनको अपने मदार में अपने इर्द गिर्द खींचना शुरू कर दिया, और वो एक खास डिस्टेंस आकर होते हैं, और फिर वो वैसे ही चलते हैं। तो इस पूरे को समझने की आपको जरूरत नहीं है, बस इसको सिर्फ इतना याद रखना है कि दुनिया एक धमाके की सूरत में बिग बैंग हुआ, और वहां से चीजें एक्सपैंड हुई, एटम क्रिएट हुआ, एटम्स क्रिएट हुए, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन क्रिएट हुए, एटम्स बनना शुरू हुए थे। एटम्स बनने के बाद कई हजारों साल बाद अ, सितारे सितारे बनना शुरू हुए, फिर ग्रेविटी बनना शुरू हुई, फिर एक पूरा सोलर सिस्टम जिसको हम देखते हैं। अब ये सोलर सिस्टम जो है ये पूरी कायनात नहीं है, ये कायनात का 1% भी नहीं है। ये तो पूरे सूरज, दोबारा कनेक्ट करेंगे कमरा, आप दोबारा कनेक्ट करें, आप कनेक्टिविटी का कोई इशू होगा। तो उससे पूछ लेते थे बिग बैंग कब हुई, तो 13.7, वो पूछ लेता एज ऑफ यूनिवर्स, हमारी यूनिवर्स कितनी पुरानी है, तो 13.79 अरब, 13.8 भी काफी जो होगा आ जाता है। अच्छा, अब ये थ्योरी दी किसने थी, ये थी लंबी तरह ने।
बेल्जियम है, बेल्जियम का ये एक प्रीस्ट था, यानी कि बुनियादी तौर पे मजहबी मुफक्किर था चर्च का, लेकिन ये एट द सेम टाइम फिजिक्स में इंटरेस्टेड था और इसने फिजिक्स में ये कारनामा अंजाम दिया। उसके अलावा भी बहुत सारी थ्योरी हैं। नोवा हाइपोथेसिस, नोवा हाइपोथेसिस ये कहता है कि एक पूरी कायनात एक बहुत बड़े गैसेज और उसका मजमूआ थी, और अचानक धमाका हुआ तो वो फट फट टूटकर मुख्तलिफ टुकड़ों में बट गए। कुछ टुकड़े बड़े थे और कुछ छोटे थे। आहिस्ता आहिस्ता कूलिंग स्टार्ट हुई। जो बड़ा टुकड़ा था उसने, बड़े टुकड़े की ग्रेविटी ज्यादा थी, छोटे टुकड़ों को उसने अपनी तरफ खींचना शुरू किया, और एक खास पॉइंट तक वो फिर उसके मदार में सूरज के इर्द गिर्द सितारे हैं। तो ये नोवा हाइपोथेसिस कहलाता है। एक स्टडी स्टेट थ्योरी है, वो कहती है कायनात हमेशा से मौजूद थी, हमेशा से बढ़ रही थी। तो बाकी जो बिग बैंग की सबसे बड़े मेरिट है वो ये है कि बिग बैंग के जो सबसे बड़ा सबूत है वो ये दिखाता है कि हम जब दूसरे दूर के सितारों को ऑब्जर्व करते हैं ना, तो वो दूर के सितारे जो हैं वो कुछ रेज एमिट कर रहे हैं। जब हम उन रेज को ऑब्जर्व करते हैं तो वो अल्ट्रा वाइट, वो कॉस्मिक बैकग्राउंड रेडिएशन है, यानी कि वो कुछ रेडिएशन एमिट कर रहे हैं। जब हम उन रेडिएशन को एमिट करते हैं तो उनकी खासियत या उस रेडिएशन की नेचर ऐसी है कि पता लगता है कि ये रेडिएशन, इस तरह की रेडिएशन किसी हमेशा किसी धमाके की सूरत में होगी। तो इसलिए ये बिग बैंग का ये एक बहुत बड़ा प्रूफ है। दूसरा जो बिग बैंग का डिमेरिट है, ये सबसे बड़ा सवालिया निशान है, वो ये है कि एक डॉट से इतनी एक्सपेंशन कैसे हुई, और क्या अवामिल थे कि वो डॉट जो था वो फटा कैसे। ठीक है, तो खैर बाकी चीज ये समझ लें गैलेक्सी, स्टार और प्लेनेट में क्या फर्क होता है। गैलेक्सी सबसे बड़ी होती है सबसे बड़ी साइज के हिसाब से, यानी कि एक गैलेक्सी में बहुत सारे सितारे होंगे, सूरज भी एक सितारा है, और फिर सियारे भी होंगे। ठीक है, और फिर दूसरी गैलेक्सी होगी, उसमें भी लाखों करोड़ों अरबों सितारे और सियारे होंगे। तो हमारी जो कायनात है उसमें वो किस गैलेक्सी में है, जो हमारा सोलर सिस्टम है, वो मिल्की वे गैलेक्सी है उसका नाम। और उसके अंदर जो हमारा सबसे बड़ा तो नहीं, लेकिन जो लाइट कॉजिंग सितारा है उसका नाम सन है, सूरज। और फिर उसके आगे जो हमारे प्लैनेट्स हैं वो आपको पता ही है, जुपिटर, मार्स और अर्थ समय। 8 है, पहले 9 काउंट होते थे, अब प्लूटो को काउंट नहीं करते, क्योंकि प्लूटो की कुछ खासियत, कुछ खसूसियात बाद में दरियाफ्त हुई जो सियारों जैसी नहीं है, तो अब उसको ड्वार्फ प्लैनेट कहते हैं। यानी ड्वार्फ का मतलब होता है छोटे कद वाला, बोना। तो बोना प्लैनेट कहते हैं उसको, इसलिए उसको प्लैनेट की कैटेगरी में नहीं गिनते। ये तकरीबन 13.79 पहले धमाका हुआ, और मिल्की वे बनना शुरू हुआ 13.6 बिलियन ईयर्स अगो, यानी कि 0.2 बिलियन लगे गैलेक्सीज की फॉर्मेशन में, और फिर गैलेक्सीज के अंदर सितारे बनना शुरू हुए, फिर सियारे बनना शुरू हुए। ठीक है, ये एक हबल है, एडविन हबल, जिसके नाम पर हबल टेलीस्कोप है। इसने पहली दफा दरियाफ्त किया था कि कायनात मुसलसल फैल रही है। तो उसके साथ अच्छा, फिर आपने ये दो वर्ड बड़े सुने होंगे, डार्क एनर्जी और डार्क मैटर। और ऑर्डिनरी ऑर्डिनरी मैटर है जो हम एक जगह देखते हैं, मिट्टी है, एटम्स है, कोई भी धात है, मेटल्स है, ये सारा हर चीज जो हमारे इर्द गिर्द है, इसको ऑर्डिनरी मैटर कहते हैं, जो हमें दिखता है। इवन हमारा अपना वजूद, ये सिर्फ कायनात का 5% है जो ऑर्डिनरी मैटर है। बाकी कायनात जो है 95% है, इसलिए जिसको अभी तक हम समझ भी नहीं पाए, देख भी नहीं पाए वो है क्या, उसको को कहते हैं डार्क एनर्जी और डार्क मैटर। आइंस्टाइन की बड़ी मशहूर इक्वेशन है, E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। वो यही कहती है कि एनर्जी, ई का मतलब एनर्जी और एम का मतलब मैस है, तो वो कहते हैं डार्क मैटर और डार्क एनर्जी आपस में इंटरचेंजेबल है। जैसे मैटर को हम तोड़ें, कोई भी मैटर है, न्यूक्लियर प्रोसेस होता है, उसमें क्या होता है, एटम को जब तोड़ते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है। तो एटम एक मैटर था। और ऑर्डिनरी मैटर दुनिया की कायनात की कोई भी चीज, जमीन समेत तो जमीन के अंदर मौजूद हर पत्थर, हर पानी, कोई भी चीज जो एटम से बनी है वो ऑर्डिनरी मैटर है। हमारा वजूद, लकड़ी, पानी, जमीन, मिट्टी, मेटल, धातें, तो पूरी कायनात आप समझ जिसको हम फील कर सकते हैं, देख सकते हैं।
आपके इर्द गिर्द जो भी है ये मैटर, ऑर्डिनरी मैटर, बस इसको डिफरेंशिएट करने के लिए कहा गया, वरना जो उससे आम में जिसको मैटर कहते हैं। अगर रिकनेक्ट करें बाकी को ठीक आ रही है तो हो सकता है आपकी कनेक्टिविटी का इशू। बाकी बच्चे 68%। अमर और क्या नाम है तीसरे बच्चे का, उमर, आप दोनों अपने ट्राई टू रिकनेक्ट यूर, उनके मेजोरिटी को सही आ रही है, इसका मतलब। तो ये डार्क एनर्जी, डार्क मैटर क्या है, जिसको आज तक इंसान समझ नहीं पाया, सबसे बड़ा मुअम्मा। साइंस में तनकीद भी बहुत होती है कि साइंस ने इतना कुछ दरियाफ्त कर लिया है, लेकिन अपने आप को और अपने वजूद को आज तक नहीं साबित कर सकी। तो शायद ये मुअम्मा मुअम्मा ही रहे। लेकिन फिर जो प्रो साइंस है वो ये भी कहते हैं कि साइंस ने बहुत कुछ ऐसा भी दरियाफ्त किया है जिनको 200 साल पहले लोग कहते थे इम्पॉसिबल है। तो हो सकता है कि आज जो चीज़ें इम्पॉसिबल लग रही हैं कल यही पॉसिबल हो जाए। तो डार्क मैटर और डार्क एनर्जी, डार्क मैटर बेसिकली क्या है, इसको ये अपीयर होता है कायनात के अंदर जब हम टेलीस्कोप्स लगा के देखते हैं। एक तो मैटर है ना कि मेरा लैपटॉप पड़ा है, मेरा जमीन पत्थर वगैरह पानी, ये तो ऑर्डिनरी मैटर है। डार्क मैटर का नाम उसको इसलिए दिया है क्योंकि वो अंधेरा सा नजर आता है, उसके अंदर क्या बला है आज तक समझ नहीं है। और वो फैला हुआ है करोड़ों अरबों माइल्स और किलोमीटर से, बस इतना नजर आता है कि अंधेरा है। वो अंधेरा क्यों नजर आता है, क्योंकि रोशनी हमेशा, कोई भी चीज हमारे सामने है, लैपटॉप है या कोई भी चीज है, ये हमें नजर क्यों आती है, ऑर्डिनरी मैटर क्यों नजर आता है, क्योंकि हमारी आंख से लाइट, जो उसकी रोशनी हमारे हमें अवेलेबल है, वो चीज पर पड़ती है, वहां से रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंख में पड़ती है, हमारी आंख उस चीज का इमेज बना देती है। अब डार्क मैटर जो है वो इतना डार्क और इतना अंधेरा है कि ना तो उस पर लाइट जाती है तो वो लाइट अब्जॉर्ब ही नहीं होती, अब्जॉर्ब ही नहीं होगी तो वो पलटेगी कैसे, ठीक है। तो उसके अंदर जो भी चीज जाती है वो गर्क हो जाती है, या कह लो कि वो उसको रिस्पॉन्ड ही नहीं करता, वो इतना वसी और डार्क है। और वो कायनात का अप्रोक्सीमेटली 27%। और फिर एक तरफ कायनात में डार्क मैटर है और एक तरफ डार्क एनर्जी है। डार्क एनर्जी एक ऐसे रीजन में मौजूद है, मतलब कायनात का 68% ऑफ द यूनिवर्स इज अरेंज्ड इन अ वे, इन मिस्टीरियस वे, जहाँ पर डार्क एनर्जी में नजर ही नहीं आता। मतलब एक ग्रेविटी है ना, मैंने कोई चीज ऊपर से फेंक की है फॉर एग्जाम्पल, अब हमने ये वो न्यूटन का एक्सपेरिमेंट पढ़ा था ना कि वो ग्रेविटी पुल करती है, तो ग्रेविटी की वजह से वो चीज नीचे गिरती है जब मैं फेंकता हूँ। तो डार्क एनर्जी एंटी ग्रेविटी है। एंटी ग्रेविटी से मुराद ये है कि जब मैं उसको फेंकता हूँ तो बजाय इसके कि ये नीचे आए वो ऊपर की तरफ चले जाती है, ठीक है, अपने अपने वेट से नीचे को लाने में नहीं आती, वो परे हो जाती है। तो डार्क एनर्जी एक ऐसी फोर्स है, मतलब उस इलाके में कुछ ऐसी कुवत है कि बजाय इसके वो चीज जाती वो उसकी तरफ आती, वो चीज को परे फेंक देती है, ठीक है? इसलिए वो आज तक दरियाफ्त नहीं हो सकी, बस उधर से कोई इतनी पावरफुल एनर्जी आती है, साइंसदान जो भी कुछ उधर भेजने की कोशिश करते हैं वो वहां से वापस को आती है, बजाय इसके कि वो उसकी तरफ पुल होती, ठीक है। तो इसलिए उस इलाके को, उस खत्ते को जहाँ पर ये प्रोसेस हो रहे हैं, जहाँ जहाँ ये सेम मैटर नजर आता है, इसको ये डार्क एनर्जी कहते हैं। अब ये एनर्जी और मैटर आपस में इंटरचेंजेबल हो रहा है, मैटर एनर्जी बन रहा है, एनर्जी मैटर बन रही है, ये आइंस्टाइन का नजरिया। यानी कि अभी तक भी इंसान जो है वो कायनात, इतनी बड़ी कायनात जो मिल्की वे वगैरह, इतने सारे सितारे हैं जो कि हम, एक सूरज, सूरज भी डवार्फ स्टार कहलाता है, बोना सितारा, हमें आसमान में सैकड़ों सितारे नजर आते हैं, ये सूरज से कई गुना बड़े हैं, और ये एक गैलेक्सी का छोटा सा हिस्सा है। और फिर आप अंदाजा करें, और भी पूरी कायनात जो नॉन कायनात है सितारों सितारों की, ये भी सिर्फ 5%। तो आप अंदाजा करें कि अभी हम क्या है उसके अंदर, एक डॉट की हैसियत भी नहीं रखता है। तो अब आ जाते हैं मिल्की वे गैलेक्सी पर। मिल्की वे गैलेक्सी वो गैलेक्सी है जिसके अंदर हमारा सोलर सिस्टम मौजूद है। सोलर सिस्टम कौन सा है, सूरज और 8 सितारे,
ठीक है, ये स्पाइरल गैलेक्सी है, यानी कि इसकी जो शक्ल आसमान में दूर से टेलीस्कोप बाहर का, अगर मार्स पे टेलीस्कोप लगा के कहीं से देखें तो ये यूं करके, जैसे स्पाइरल होता है ना, यूं करके, तो इस तरह इसकी आर्म्स बनी हुई हैं, इसकी दो मेजर आर्म्स बनी हुई हैं ऐसे। इसके अंदर भी सितारे से आ रहे हैं और इसके अंदर भी सितारे से आ रहे हैं। ठीक है, और ये दूधिया, इसको जब आसमान टेलीस्कोप से देखा जाता है तो ये बैंड्स या स्पाइरल बने हुए हैं। ठीक है, और वो मिल्की शक्लें होती हैं, इसलिए इसका नाम मिल्की है। इसके अंदर कुल 100 से 400 अरब सितारे हैं। हमारा सूरज इसमें एक है, आप अंदाजा करो, 400 अरब सितारे हैं। और ये एक गैलेक्सी है, दुनिया में 3 ट्रिलियन गैलेक्सीज हैं। 1 बिलियन में 1000 मिलियन होते हैं, और 1000 बिलियन बने तो 1 ट्रिलियन, 3 ट्रिलियन गैलेक्सीज। बस एक गैलेक्सी के अंदर 400 बिलियन सितारे, एक सूरज है। और ये अभी 5% ऑफ द यूनिवर्स है, बाकी कुछ आने में का हमें नहीं पता। तो मैंने आपको बताया इसकी दो बाजू हैं इससे मिल्की वे की। तो एक बाजू के अंदर जो है ना, उसका, इस बाजू का नाम रखे हुए हैं साइंसदानों ने अपनी सहूलत के लिए, तो उसका नाम है ओरियन। ठीक है, ये उन्होंने पिछले दिनों एक एआई जैसे चैट जीपीटी है, तो मेरे ख्याल से ओरियन भी एक है किसी कंपनी का, आई डोंट नो ट्विटर का था कि किसका था। हाँ, इनका ये है, चैट जीपीटी वालों का जो है ना, इन्होंने अपने बॉट का नाम, एक एडवांस, उसका नाम ओरियन रखा हुआ, वो इसी के नाम पे रखा हुआ। गैलेक्टिक सेंटर क्या है? गैलेक्टिक सेंटर का मतलब है गैलेक्सी है जिसकी दो बाजू हैं, उसका सेंटर। तो जो हमारा पूरा जो सूरज है और सोलर सिस्टम है जो ऊपर नजर मैंने आपको बना ये था, ये आपको पता ही है कि सूरज दरमियान में है सोलर सिस्टम के, और इर्द गिर्द से आ रहे हैं। ठीक है, तो ये सारे सितारे जो हैं हमारी जमीन या सूरज के इर्द गिर्द घूम रहे हैं, जैसे ग्रेविटी की वजह से, ग्रेविटेशन पुल की। ठीक है, तो ये ऐसे ऐसे घूम रहे हैं। अच्छा, अब ये जो पूरे का पूरा सोलर सिस्टम है, ये एक गैलेक्सी का सेंटर, ये पूरा इसकी क्या गैलेक्सी है। तो ये गैलेक्सी के इर्द गिर्द भी घूम रहा है, यानी इसको अगर मैं यूं बना के देखता हूँ, आप इस पूरे सोलर सिस्टम को, एक तरफ तो अंदर सूरज है और इर्द गिर्द से आ रहे हैं, अब पूरे को समझ लें वो इसके अंदर है, यानी कि ये सूरज है और इसके इर्द गिर्द से सितारों के कॉल हैं ऐसे। अब आप इस पूरे को ना, पूरे को, सोलर सिस्टम को एक एंटिटी समझें, इसको एक लम्हे के लिए समझ लेंगे, एक कोई एक गोला सा है, सोलर सिस्टम प्लस से आ रहे थे। अब ये सारे के सारे घूम तो रहे हैं, तो ये जब यूं घूमते हैं तो ये गैलेक्सी के सेंटर के इर्द गिर्द घूमते हैं, यानी कि हमारी जो जमीन है वो एक तरफ, तो इस स्टेज की भी घूम रही है, लेकिन वो इनडायरेक्टली गैलेक्सी के सेंटर के इर्द गिर्द भी घूम रही है। सिमिलरली सूरज भी घूम रहा होता है गैलेक्सी के सेंटर। टू मेक इट सिंपल, बस आप ये याद रखें, सियारे सूरज के गिर्द घूम रहे हैं, सियारे यानी कि अर्थ, जुपिटर, मार्स वगैरह, और सूरज प्लस सियारे, ये तमाम गैलेक्सी के सेंटर के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। उस सेंटर को कहते हैं गैलेक्टिकल सेंटर। और ये 225 मिलियन ईयर्स के अंदर हमारे तमाम सियारे और सूरज एक राउंड मारते हैं इसका, गैलेक्सी के इर्द गिर्द। उसके बाद सेंटर ऑफ द मिल्की वे हैज सुपर मैसिव ब्लैक होल। ब्लैक होल क्या होता है? ब्लैक होल, आप वैसे ये भी काफी कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट है, इसको सिंपली इससे कितना समझ लें फिलहाल कि ये इतने डार्क हैं कि इसके अंदर कोई भी चीज जाए तो वो गर्क हो जाती है, उसका पता नहीं चलता। उसकी मैसिव, इतनी ज्यादा ग्रेविटेशनल पुल उसकी ज्यादा है, जिस तरह डार्क एनर्जी जो परे फेंकती है ना चीजों को, ये अपने अंदर अब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो कोई भी चीज, और बहुत बड़े बड़े सियारे, छोटे मोटे चीजें नहीं, जहाज, वो ब्लैक होल के अंदर जाते हैं और पूरे का पूरा सियारा, पूरे का पूरा सितारा खा जाता है ब्लैक होल। तो मिल्की वे के सेंटर के अंदर एक सुपर मैसिव ब्लैक होल है, ये कायनात में काफी जगह मौजूद है। उसका नाम रखा हुआ है सेजिटेरियस ए। ये एमसीक्यू में जो हाईलाइट किया हुआ है, ये सारी एमसीक्यू वाली चीजें। अच्छा, एंड्रोमेडा क्या है? जिस तरह हमारा गैलेक्सी है जिसके अंदर हमारा सोलर सिस्टम है, इसके इर्द गिर्द एक और गैलेक्सी होगा,
और भी होंगे बहुत सारे, उनका भी अपना हो सकता है, वहां भी लाइफ एग्जिस्ट करती है। तो जो सबसे करीबी हमारे मिल्की वे की जो गैलेक्सी है उसका नाम है एंड्रोमेडा। और साइंसदानों की प्रिडिक्शन है कि हो सकता है 4.5 अरब सालों बाद इन दोनों का आपस में टक्कर हो और कायनात तबाह हो जाए। अब हम आ जाते हैं सोलर सिस्टम पे। उसमें सबसे पहले है जी सूरज। तो अक्सर पूछ लेता है कि सन क्या है जी। सन एक ना सिर्फ एक सितारा है, पहले तो अक्सर ये भी पूछ लेता है सितारा है कि सितारा है। हमेशा याद रखना है सन इज अ स्टार, ठीक है। और ये छोटा सितारा है, ड्वार्फ स्टार। येलो तो आपको पता ही है, येलो कलर का, ठीक है। फिर सूरज का वजन पूछ लेते हैं। सूरज का वजन है 1.98 × 10⁻³ इसका क्या मतलब होता है? अगर मैं कहता हूँ मेरा वजन है, किसी का वजन है 2 × 10⁻⁻0, 10⁻⁻0, इसको निकालने जरा, ये कितना बन जाता है? 10⁻⁻0 होता है, किसी भी चीज की पावर अगर 0 हो तो वो 1 बन जाती है। 10⁻⁻0 क्या बनता है? 1। आंसर क्या आया? 2 किलोग्राम। तो अगर मैं कहता हूँ, अगर कहीं पर, इसको साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं, ये साइंटिफिक नोटेशन में लिखने का तरीका है। और अगर मैं कहता हूँ 2 × 10⁻⁻1, तो 10 की पावर 1 क्या होती है? इज इक्वल टू 10 ही होती है। और साथ कितना हो जाएगा आंसर? 10 × 2 = 20। अगर 10⁻² होता तो इसका जवाब होता 10⁻1। कितना होता? 10⁻² का मतलब क्या होता है? तो ये हो जाता ×10, फिर ×10, यानी कि 100। इसको करें, ये बन जाता है 200, ठीक है। 10⁻³ होता फिर एक और 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। 10⁻4 होता तो एक और 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर फिर आंसर में 2 जीरो और आ जाते हैं। तो सन का जो मैथ्स है वो 1.98, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 2 लगाएं पहले, और फिर आगे आप लगाते जाएं, 30 सिफर लगाने पड़ेंगे, फिर कितने किलो का है सन? यानी 2 के आगे 30 सिफर हैं। अब उसको लिखना बड़ा मुश्किल है, इसलिए साइंटिफिक नोटेशन यूज किया। कहीं पर 10⁻30 मतलब आया, इसका मतलब 30 जीरो लगा दे 1.98 के आगे। इसको एग्जैक्ट कैलकुलेट करने का तरीका मैंने आपको बता दिया। शॉर्टकट उसका यही है कि 1.98 और आगे 30 करें। सूरज किस चीज से बना हुआ है? हाइड्रोजन और हीलियम। सबसे ज्यादा हाइड्रोजन और हीलियम क्या है जी? कैसे? 74% हाइड्रोजन और 24%, यानी कि 98% ये दोनों दो गैसें हैं जो सूरज को बनाई हुई हैं। बाकी कुछ हैवी मेटल है, हैवी मेटल होते हैं जैसे लेड है, सिक्का जो आपके पेंसिल में होता है, ये भी हैवी मेटल है, और भी कुछ हैवी मेटल। तो ज्यादातर अगर वो आपसे पूछे सूरज किस चीज से बना हुआ है, एमसीक्यूज में आ जाए सबसे ज्यादा सूरज के अंदर क्या चीज है, तो 74% सूरज कुछ भी नहीं है, वो हाइड्रोजन गैस है। सन की सरफेस का टेम्परेचर, ये सूरज है, तो इसका जो पास में गोला नजर आता है, उस गोले की जो यूं अगर मिसाल के तौर पर राउंड है, उसके जो यहाँ पर टेम्परेचर अंदर भी, यहाँ वो है 5500 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर होते हैं 20 से 40 डिग्री सेल्सियस, 40 से 50 हो जाता है। फिर सन की जो कोर है, उसकी जो बिल्कुल अंदर वाली जगह है, वहां पर ज्यादा गर्माइश है, और वहां पर टेम्परेचर है 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस, ठीक है। फिर एक मशहूर जमाना एमसीक्यू है कि सूरज से जमीन तक कितना टाइम लेती है लाइट आने में? 8 मिनट और 20 सेकंड। तो कभी ये सेकंड में भी पूछ लेता है, तो 8 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 8 को 60 से ज़रब कर लेना, 48, 480 सेकंड बनते हैं 8 मिनट में, प्लस 20 सेकंड, तो ये तकरीबन 500 सेकंड। कुछ जगह 50 से 99 सेकंड भी आता है ऑप्शन ना, 499 या 500 सेकंड में जमीन। फिर सन कहता है जी, हमारा जो पूरा सोलर सिस्टम है, सूरज प्लस 8 सियारे, इस पूरे का जो वेट है उसका 99.86% वेट के लिए सूरज है, यानी कि बाकी के सियारे जो हैं वो हमारे सोलर सिस्टम का एक बहुत ही छोटा हिस्सा है, सूरज जो है वो बहुत बड़ा है, ठीक है।
तो 99 सारी 86% जो है सूरज का वेट है, बाकी चीजों का वेट कम है। ऐसे समझ लें जैसे सब्जी लेने गए हैं, तो धनिया और बाकी मिर्चों वगैरह का वेट कम होता है और मेजोरिटी वेट जो है वो सब्जी का होता है। सन प्रोड्यूस एनर्जी बाय न्यूक्लियर फ्यूजन। फ्यूजन और फिशन ये क्या होते हैं, ये भी थोड़ा सा है। कोई भी एटम है, जैसे सूरज के अंदर या न्यूक्लियर जो प्रोसेस होते हैं, कहते हैं एटॉमिक बॉम्ब मार दिया। एटॉमिक बॉम्ब बेसिकली होता ये है कि जब हम यूरेनियम, एक मटेरियल है यूरेनियम, आम नहीं मिलता, बैन है। यूरेनियम को हम जब इसको स्प्लिट करते हैं इसके एटम से, तो एनर्जी निकलती है। अगेन वो आइंस्टाइन वाला फार्मूला है, एनर्जी और मैटर इंटरचेंजेबल। एटम को तोड़ते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है। लेकिन ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कुछ ऐसे हैं कि इसके जब हम एटम को तोड़ते हैं ना, तो ये दो में तकसीम होते हैं और क्या रिलीज होती है, एनर्जी। फिर ये पूरी चेन चल पड़ती है, फिर ये आगे ये दो मजीद दो में तकसीम होते हैं, मजीद एनर्जी। फिर वो 2 से 4 हुए, 4 से 8 हुए, ये होते जाते हैं इसलिए, और एनर्जी पैदा होती जाती है, होती जाती है, होती जाती है। इसलिए एटॉमिक बम पूरे का पूरा शहर तबाह कर देता है। ठीक, दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियर फिशन। सॉरी, फिशन है ये, फ्यूजन नहीं। और अगेन फ्यूजन क्या है, हम कहते हैं ना चीजों को, दो चीजों को फ्यूज कर दो, आपस में मिला दो। फ्यूज का वर्ड अंग्रेजी में यूज होता है मिलाना, और फिशन का मतलब होता है तोड़ देना। तो जब जब किसी आइटम को तोड़ा जाता है तब भी एनर्जी रिलीज होती है, और जब जब कोई दो आइटम्स को जोड़ा जाता है, फ्यूजन की जाती है, तब भी एनर्जी रिलीज होती है। ये सूरज के अंदर इतने सारे हाइड्रोजन और हीलियम है, ये जो हाइड्रोजन के कोई दो आइटम्स हैं, ये आपस में फ्यूज हो रहे हैं, मिल रहे हैं, उसकी वजह से एनर्जी प्रोड्यूस होती है। वही एनर्जी जो है हीट की सूरत में हमारे पास। तो वो कह रहे हैं कि सन किस प्रोसेस से एनर्जी प्रोड्यूस करता है, न्यूक्लियर फ्यूजन। फिर सन का डायमीटर कितना है, ये सूरज बना हुआ है जनाब। डायमीटर क्या होता है, डायमीटर होता है किसी गोल चीज का एक नुक्कड़ से इस नुक्कड़ तक का फासला, कॉल्ड डायमीटर। या यहाँ से यहाँ तक का ले लें, मतलब 2 पॉइंट कोई भी। और वाइडेस्ट पॉइंट, ये यहाँ से यहाँ वाला जो, मतलब अगर मैं इन दोनों पॉइंट्स को मिला दूं, दिस इज नॉट डायमीटर। सबसे जो वाइडेस्ट पॉइंट होगा, मिसाल तौर अगर मेरा ये कोई एलिप्टिकल शक्ल है, तो इसका डायमीटर ये होगा, वाइडेस्ट, सबसे वाइडेस्ट मोस्ट पॉइंट, दिस कॉल्ड डायमीटर। और रेडियस क्या होता है, रेडियस भी आपने साइंस में शायद पढ़ा ही हो कहीं ना कहीं बचपन में। ये जो डायमीटर है इसका जो हाफ है, 50% यहाँ तक, इसको कहते हैं रेडियस। तो सूरज का वो पूछ रहे डायमीटर कितना है, सीधे सूरज का डायमीटर 1.47 मिलियन किलोमीटर। सूरज की उम्र कितनी है, इस तरह कायनात की उम्र हमने पढ़ी 13.79, सूरज की उम्र है 4.6 बिलियन, यानी कि हमारा सोलर सिस्टम काफी बाद में बनना शुरू हुआ। जमीन की एज भी यही है 4.6, हमारी जमीन की एज भी यही है, सूरज की भी यही है। तो जमीन बनना शुरू हुई 4.69, और उससे कुछ 7 बिलियन पहले, 7 बिलियन ईयर्स पहले बिग बैंग होना शुरू हुआ। तो मतलब इस पूरे प्रोसेस में 7 अरब साल का टाइम लिया तकरीबन। तो ये बड़ा मशहूर जमाना एमसीक्यू है, व्हाट इज द एज ऑफ आवर सोलर सिस्टम, या सन या आवर अर्थ। ठीक है, सन इज लोकेटेड कितने किलोमीटर अवे है सूरज से, सूरज हमारे ऊपर है ना, तो हम जमीन से सूरज तक का फासला कितना है, तो 150 मिलियन किलोमीटर, 150। और इन्होंने आसानी के लिए, साइंसदानों ने इसको AU का नाम दे दिया, यानी कि AU का मतलब होता है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। जैसे 1 किलोग्राम के अंदर 1000 ग्राम होते हैं ना, तो एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के अंदर 150 मिलियन किलोमीटर होते हैं। इसका फायदा क्या होता है, बेसिकली सूरज और जमीन पर सबसे ज्यादा रिसर्च हुई है। तो सूरज जमीन अगर यहाँ खड़ी है, तो ये कहता है इसके दरमियान में फासला कितना है, 150 मिलियन किलोमीटर का, या एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का। ठीक है, और कोई सितारा इधर तकरीबन दुगना दूर है, तो वो कितना हो जाएगा, बजाय इसके कि हम उसको 350 मिलियन किलोमीटर दूर है, हम कह देंगे 2 AU का फासला है। तो मेरे लिए जो 450 किलोमीटर दूर होगा, मेरे लिए 3 AU का फासला है। तो वो चीजें ना, बजाय इसके सब 150, 300, 450 लेते हैं, उन्होंने अपनी आसानी के लिए मेजरमेंट को आसान करने के लिए AU एक मेजरमेंट निकाला। अब आ जाते हैं बाकी सितारे, सियारे।
अब सूरज क्या है, सितारे जो है ना ये ज्यादातर गैसियस फॉर्म में होते हैं, जबकि सियारे जो हैं, सियारे मरकरी, वीनस, अर्थ वगैरह, इधर मेटल्स हैं, इधर रॉक्स हैं, इधर लाइफ के चांसेस हैं, इसलिए इधर पानी जैसे एलिमेंट्स हैं। ठीक है, पानी तो सिर्फ है हमारी अर्थ पर अभी तक दरियाफ्त हुआ। तो अब ना ये जो मैंने सीक्वेंस में लिखे हैं सारे के सारे सारे सियारे, तो उनमें से जो पहला है वो मरकरी है। ठीक है, दूसरा सूरज के दूसरे नंबर पर आता है वो वीनस है। फिर तीसरे नंबर पे हमारी अर्थ आ जाती है। फिर चौथे पे मार्स आ जाती है। ठीक है, फिर पांचवें, फिर आगे आ जाते हैं रिंग्स वाले सितारे। अच्छा, ये जो चार है ना, इसके इर्द गिर्द आपको ये बेल्ट दिख रही है, पता बेल्ट से दिख रही है, ये हम आगे पढ़ेंगे, आपने भी फिलहाल याद रखना है। इसका नाम है आपने देखा हुआ एस्टेरॉइड्स का नाम सुना होगा, ये एस्टेरॉइड्स की बेल्ट है। इसके अंदर जितने भी सितारे हैं ना, इस बेल्ट के अंदर, यानी कि ये मार्स, वीनस, सन, सॉरी अर्थ और मरकरी, ये चार इसके अंदर है और चार इससे परे हैं, यानी कि बाहर है इस बेल्ट से। सैटर्न, जुपिटर, नेपच्यून और यूरेनस, ये खड़ा यूरेनस। तो इन चारों को कहते हैं, ये जो बाहर वाले हैं कहते हैं आउटर प्लैनेट्स, और जो अंदर वाले हैं इनको कहते हैं इनर प्लैनेट्स। इनर प्लैनेट्स और आउटर प्लैनेट्स चार चार हैं। और आउटर प्लैनेट्स जो है इनके रिंग्स होते हैं, जैसे ये सैटर्न के इर्द गिर्द आपको रिंग्स नजर आ रहे हैं ना, इनके बाहर रिंग्स हैं ऐसे गोल। अंदर वालों के इनर प्लैनेट के रिंग्स नहीं है। अब इस सीक्वेंस में इनकी कुछ मरकरी, वीनस के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू लेक्चर पूछ लेता है। तो अच्छा, अब एक चीज की समझना है, ये रट्टे डायरेक्ट नहीं मारने, थोड़ी समझ के। अब दरमियान में क्या है, सूरज, सूरज की क्या मरकरी, मरकरी, फिर अगला पोल, अगला जो पाथ है वो किसका रास्ता है, वीनस का, फिर अगला अर्थ का। अब जाहिर है जो सूरज की सबसे करीबी रिंग है, रिंग नहीं है बेसिकली, इसका पाथ है बेसिकली मरकरी का। ये हवा के अंदर मौलिक है, सितारे जितने भी हैं। और ये अपने मतलब बगैर किसी सपोर्ट, ऐसे नहीं कोई रस्सी या कोई इनका पाथ बना हुआ है, बस एक मखसूस रास्ता बना हुआ है और वो उसी रास्ते पर जा रहे हैं। उसकी वजह है कि सूरज की ग्रेविटेशनल पुल है और मरकरी की भी ग्रेविटेशनल पुल है, मतलब ये भी अपने आप को सूरज को अभी सूरज की ग्रेविटेशनल पुल ज्यादा है, मरकरी भी अपने आप को उसकी ग्रेविटेशनल पुल है। तो ये दोनों ग्रेविटेशनल पुल एक दूसरे की तरफ खींचने की कोशिश कर रहे हैं। नतीजन क्या होता है, अगर मैं और आप रस्सी को दोनों तरफ से खींचें और हमारी फोर्स कहीं ना कहीं पर बैलेंस हो जाएगी, तो रस्सी रुक जाएगी। ठीक है, तो इनकी ग्रेविटेशनल फोर्सेस एक पॉइंट पर बैलेंस होती हैं, फिर वो वहां से बजाय उसकी तरफ आए उससे दूर जाए, वो वहीं पर स्टेशनरी हो जाता है, अगर वहां घूमना शुरू हो जाता है सूरज के भी। तो समझ आए तो वेल एंड गुड है ना, तो मेरे ख्याल से इसको इतना समझ लें कि रट्टे मारना आसान है। तो अब ये सूरज की जो मरकरी का रास्ता है, ये वाला पहला होल, पहला रास्ता, पाथ नंबर 1, जहाँ से मरकरी ने गुजरना है। अब जाहिर है ये सबसे करीब है, ये उससे दूर है, ये उससे दूर है। तो मरकरी सूरज के अगर वो पूछ ले सबसे करीब कौन सा सितारा, तो आप लिखना है मरकरी सबसे करीब है। और क्योंकि ये सबसे करीब है तो बीपीएससी और यूपीएससी की आदत है बिगेस्ट और स्मॉलेस्ट को हमेशा पूछ लेते हैं, तो मैंने इनका इसलिए डिस्टेंस मुझे वो बता दिए। तो ये जो सूरज और मरकरी के दरमियान जो डिस्टेंस है ये 58 मिलियन किलोमीटर है। अगर मैं इसको एयू में लिखूं तो तकरीबन 1 AU, यानी कि ये तकरीबन 33% यानी कि 0.33 AU तकरीबन। तीसरा हिस्सा हो गया ना, अगर 150 मिलियन एक एयू है, 100 मिलियन हो गया, 100 मिलियन किलोमीटर हो तो वो दो हिस्से एक एयू के, दो हिस्सों को कैसे लिखते हैं, 0.66। मैथ जब आपको कराऊंगा तो फिर ये चीजें आपको शार्प हो जाएंगी ऑप्शन। पर फिलहाल आप 58 मिलियन को मारते हैं, इतना भी काफी है। मरकरी जो है ये साइज में सबसे छोटा सियारा है। ठीक है, मरकरी की कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, यानी कि उस पर रॉक्स वगैरह तो हैं, लेकिन उसके जैसे हमारी एटमॉस्फेयर है, नीचे जमीन है जहाँ पर हम चलते हैं, ऊपर हवा चल रही है, तो कोई हवा नहीं है, हवा के अंदर हमारी ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन होती है। तो इनकी एटमॉस्फेयर एग्जिस्ट ही नहीं करती मरकरी की। वो क्यों नहीं करती, फिर एक लंबी बहस है। मरकरी के कोई चांद नहीं है। चांद को दूसरे लफ्जों में अगर एस्ट्रोनॉमी में नहीं पढ़ेंगे तो चांद का दूसरा नाम
नेचुरल सैटेलाइट है तो कभी यूं ही पूछ सकता है, हाउ मेनी नेचुरल सैटेलाइट्स मरकरी हैज टू सुपर। जमीन के पूछे तो कितने हैं, एक, हमारा चांद एक है, कुछ सियारों पर मल्टीपल चांद है, वो भी मालूम है। मरकरी हैज द फास्टेस्ट रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन क्या होती है, रोटेशन और रेवोल्यूशन ये भी समझ। हमारी जमीन है, हमारी जमीन खड़े खड़े ना अपने इर्द गिर्द घूम रही है ऐसे, ये तो अपने इर्द गिर्द घूमना है, इसको कहते हैं रोटेशन। ये मैंने पहले भी आपको बताया। लेकिन ये इस तरह एक एक्सिस के इर्द गिर्द घूमने के साथ साथ आगे भी जा रही है, यानी कि घूमते घूमते हुए ऐसे भी आगे को भी जा रही है। तो ये यूं भी जा रही है, पूरे का पूरा यूं घूमते हुए आ रही है। तो घूम भी रही है और अपने एक्सिस के इर्द गिर्द भी घूम रही है। यानी कि अगर आप में से कोई एक बच्चा खड़ा हो जाए, वो ऐसे घूमना शुरू कर दे, किसी सूफी की तरह, किसी मलंग की तरह घूमना, धमाल डालना शुरू कर दें ऐसे गोल चक्कर में, और वो ऐसा ऐसा अपने इर्द गिर्द भी घूम रहा है ऐसे गोल, और वो आगे भी होता जा रहा है ऐसे। ठीक है, डबल रोटेशन, अपने इर्द गिर्द घूमना है ना, जिसका रोटेशन, और फिर आगे होता जाना एक सर्कल में इस तरह पूरा का पूरा, तो वो है रेवोल्यूशन। तो मर्करी की जो है वो फास्टेस्ट रेवोल्यूशन है। अब फास्टेस्ट रेवोल्यूशन क्यों होगी, रेवोल्यूशन का क्या मतलब है, होता है कि सूरज के इर्द गिर्द घूमना, यानी कि ये सूरज है दरमियान में, ये मरकरी जा रहा है। तो मरकरी एक तो अपने इर्द गिर्द भी चक्कर काटे जा रहा है गोल गोल, और फिर ये सूरज के इर्द गिर्द भी घूम रहा है। ठीक है, ऐसे ऐसे करते ये जा रहा है। तो ये जो मरकरी आप जाहिर है वो सबसे करीब है मरकरी, तो सूरज के गिर्द से करीब है मरकरी, तो सबसे पहला चक्कर किसका लगेगा, वो मरकरी का ही लगेगा ना। वीनस सूरज, वीनस थोड़ा सा दूर है, ये वीनस घूम रहा है सूरज के गिर्द, तो इसका फासला जो है वो सूरज से ज्यादा है, तो उसको दो चक्कर काटने में भी ज्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, पीछे इसका गोल चक्कर और बड़ा है, तो इसको रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में और ज्यादा टाइम लगेगा। फिर और है वो कोई से आ रहा है वो और परे है, तो उसका उसको राउंड मारने में और ज्यादा टाइम लगेगा। तो ये टेक्निकल बात है कि जो सबसे करीब है इसका पाथ, उसको टाइम सबसे कम लगेगा। तो इस प्रोसेस को घूमने को क्या कहते हैं, रेवोल्यूशन। तो ये 88 डेज, यानी कि जमीन के अगर दिन, जैसे जमीन का एक दिन होता है 24 घंटे जिसको हम कहते हैं, तो ये 24 घंटों में चक्कर पूरा मार लेता है, और सॉरी 88 दिनों में ये अपना चक्कर पूरा कर लेता है। रेवोल्यूशन कितने दिनों में, तो हमारी जमीन कितने दिनों में करती है, 365 दिनों में। तो इसको कितने दिन लगते हैं, जी, तो 365 क्यों लिखते हैं, क्योंकि मरकरी के बाद अगला पाथ किसका है, वीनस का, और उसके बाद अर्थ का। तो अर्थ क्योंकि मरकरी की निस्बत दूर है, तो 365 साल, वीनस को 300 से कम लगेंगे, मरकरी को उससे कम, फिर अर्थ के परे है मार्स, उसको अर्थ से ज्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, उसके बाद है जनाब हॉटेस्ट प्लेनेट। हॉटेस्ट क्योंकि इसका टेम्परेचर सबसे ज्यादा है, फिर एलिमेंट्स कुछ इस तरह के हैं आग वगैरह वाले जो, इसलिए यहाँ का टेम्परेचर सबसे ज्यादा है। फिर वीनस जो है इसको मॉर्निंग और इवनिंग स्टार कहा जाता है, क्यों कहा जाता है, ये हमारी जमीन से सुबह और शाम के टाइम दिखता है, इसलिए इसका नाम मॉर्निंग और इवनिंग स्टार। इसकी रोटेशन सबसे स्लो है। रोटेशन क्या है, अभी मैंने आपको बताया, अपने एक्सिस के गिर्द घूमना, और घूमते घूमते एवोल्यूशन भी कर रहा है। अपने एक्सिस के गिर्द जो सबसे स्लो रोटेशन है वो किसकी है, वो हमारी जमीन 24 घंटों में अपने इर्द गिर्द चक्कर लगा लेती है, दिन पूरा कर देती है, और 365 में रेवोल्यूशन पूरी करती है। तो इसको रोटेशन पूरी करने में 243 दिन लग जाते हैं। इसके भी कोई चांद नहीं है इस वीनस पे। अच्छा, ये वाहिद प्लेनेट है जो क्लॉक वाइज घूमता है, यानी कि ये सूरज के इर्द गिर्द चक्कर मार रहे हैं ना सारे सारे, क्लॉक वाइज और एंटी क्लॉक वाइज आज समझ लें। क्लॉक वाइज होता है, ये घड़ी है ना, घड़ी की सुइयां, घड़ी की सुइयां कैसे घूमती हैं, इधर 1 बजती है, 2 बजती है, 3, 4, 5, 6, 7, इसलिए उसको क्लॉक वाइज कहा जाता है। ठीक है, सुई जो है हमेशा क्लॉक वाइज चल रही है, तो अगर सुई उल्टी चलना शुरू हो जाए यूं, फिर हम कहेंगे एंटी क्लॉक वाइज। इसी तरह से अगर कोई भी चीज यूं चक्कर मार रही है, ये देखो मेरी उंगली ये आगे से शुरू हुई है और यूं घूमना शुरू हुई है क्लॉक की सुई की तरह, लेकिन अगर कुछ उल्टी आ रही है इस तरफ से, लेफ्ट से होकर, तो फिर ये कहलाती है एंटी क्लॉक। तो तमाम सियारे जो हैं
वीनस के अलावा ये इस तरफ से घूमते हैं, सूरज के इर्द गिर्द उल्टा चक्कर मारते हैं। लेकिन वीनस जो है इसकी उल्टी वाहिद है जो क्लॉकवाइज चक्कर मारते हैं। यानी कि मैं आपको प्लेट से समझाता हूँ, अगर ये सोलर सिस्टम है, दरमियान में सूरज है, ठीक है, तो ये यूं अगर चक्कर मारना शुरू हुआ तो दिस इज क्लॉकवाइज, तो बाकी सारे इधर से घूमते हैं। तो ये वाहिद है जी। अगर पूछ ले कौन सा सियारा है जो बाकी सियारों से उलट है, तो आपने फौरन वीनस लगा देना है। कौन सा सियारा है जी क्लॉकवाइज है, तो वीनस लगा देना है। आज का पूछ ले आज की रोटेशन कैसे होती है, मार्स की पूछ ले, जुपिटर, तो सारे क्या हैं, एंटी क्लॉकवाइज। उसके बाद अर्थ इज द ओनली प्लैनेट टू नोन, ये तो आपको पता ही है कि जिंदगी की शुरुआत यहाँ से यहाँ हुई है सिर्फ। उसके बाद जमीन और सूरज, मैंने आपको ऊपर भी बताया, 4.54 बिलियन ईयर्स पुराने। जमीन की शक्ल कैसी है, ये समाना पूछती थी कल, तो एलिप्टिकल नहीं है, एलिप्टिकल उसका पाथ है। यानी कि जमीन में जो सूरज के गिर्द चक्कर मारना है ना, तो ये सूरज का रास्ता है, ये रास्ता एलिप्टिकल है। लेकिन जो जमीन की शक्ल है वो ओब्लेट स्फीरॉइड है, ऐसे कांडे की, जैसे अंडा होता है ना, इसको कहते हैं ओब्लेट स्फीरॉइड। लेकिन अगर उसके पाथवे की शक्ल पूछे, वो एलिप्टिकल है। एलिप्टिकल यूं होती है तकरीबन, और ओब्लेट स्फीरॉइड होता है जैसे अंडे की एक नुका एक तरफ से निकली होती है, दूसरी नुका, उसको कहते हैं ओब्लेट स्फीरॉइड। डेंसेस्ट प्लैनेट, डेंसिटी इज इक्वल टू मास ओवर वॉल्यूम। जिसको साइंस मुश्किल लगती हो वो रटों पे खपा करे और थोड़ा बहुत समझने की कोशिश करे, तो मुश्किल नहीं, ज्यादा 90% तो रटते हैं, थोड़ी बहुत समझने की। डेंसिटी क्या होती है, साइंस का कोई स्टूडेंट बैठा तो उसने पढ़ रखा होगा, डेंसिटी इज इक्वल टू मास ओवर वॉल्यूम। ठीक है, डेंसिटी बेसिकली कसाफत है उर्दू में। चले इसको मास और वॉल्यूम की छोड़ना, सिंपल इसको समझने की कोशिश करें। सिंपली ये समझें कि कोई चीज कितनी गाढ़ी है, उसको डेंस कहते हैं। मिसाल तो शहद की डेंसिटी ज्यादा है। अगर मैं ये गिलास लूँ, इसके अंदर शहद डालूं, तो शहद 1 किलो शहद इस एक 250 ml के गिलास में 1 किलो शहद, शहद जो है वो कम आएगा, पानी जो है वो कम आएगा, शहद ज्यादा आएगा, तो शहद गाढ़ा है। आई होप कि आपके IQ इस बात को समझ रही हो। लेकिन अगर मैं इस गिलास को शहद से भर दूं तो शहद गाढ़ा है, और एंड में इसको वेट करूं तो इसका वजन ज्यादा होगा। एक गिलास में पानी लूं और उसको वेट मशीन पे रख दूं, उसका वजन कम होगा क्योंकि पानी, लेकिन है दोनों 250 ml। ठीक है, तो जमीन जो है ये गाढ़ी, यानी कि इसके तो जो मेटल्स हैं वो बहुत डेंस हैं। मेटल्स भी डेंस होते हैं ना, जैसे सिल्वर को देखें वो कम डेंस है, लोहा उसकी निस्बत ज्यादा डेंस होता है, इसलिए वो टूटता मुश्किल से है। तो जमीन कुछ ऐसी धातें और ऐसे मिनरल्स और ऐसा कुछ अवेलेबल है बाकी सियारों की निस्बत, तो ये डेंसरीन, और इसकी जो डेंसिटी है, डेंसिटी हमेशा मैंने आपको बताया मैथ और वॉल्यूम में काउंट होती है। मैथ का फॉर्मूला क्या होता है, किलोग्राम, और वॉल्यूम का क्या होता है, लीटर या सेंटीमीटर क्यूब या मीटर क्यूब होता है। तो डेंसिटी का यूनिट बनता है किलोग्राम पर मीटर क्यूब। किलोग्राम तो इसका SI यूनिट है। SI पढ़े थे, याद होंगे शायद आपको स्कूल लाइफ में। तो ये मीटर क्यूब था, ऊपर गया जब वॉल्यूम तो ऊपर, वो नीचे +3 था, ऊपर गया तो -3 हो गया। तो ये SI यूनिट स्टैंडर्ड एक दुनिया के अंदर बना हुआ है। वजन हमेशा किलोग्राम में इस्तेमाल होता है, ग्राम के अंदर नहीं होता। ग्राम उससे छोटा यूनिट है, 1 किलो में 1000 ग्राम। तो फिर आप सोच रहे होंगे कि इसको मैंने ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में क्यों लिखा, क्योंकि 1 लीटर के अंदर 1000 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं। तो और एक जो मैस है उसके अंदर किलोग्राम के अंदर 1000 ग्राम होते हैं। तो इस तरह नहीं, लेकिन उन्होंने ग्राम का यूनिट यूज किया सेंटीमीटर क्यूब का। ठीक है, या इसको कुछ लोग भी लिख देंगे, जब ये सेंटीमीटर क्यूब ऊपर जाएगा तो GCM-3 हो जाएगा। कहीं पर ऑप्शन के अंदर अगर 5.51 GCM-3 लिखे तो भी ठीक है, G/CM क्यूब। ठीक है, इसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं। 5.51 को अगर आपने किलोग्राम पर मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है, तो 5 ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से तकसीम कर दें, और सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई कर दें, इतनी कम्प्लेक्सिटी में ना जाए, ठीक जाएंगे।
फिलहाल इसको रटा मार लें 5.51। लेकिन यूनिट का ध्यान रखना, अगर आगे किलोग्राम का यूनिट है तो पता चले फिर भी 5.51 लगाओ। अर्थ हैज वन मून, ये तो हमें पता ही है, मैंने मून को कहते हैं नेचुरल सैटेलाइट। अर्थ का जो डायमीटर है, अर्थ का डायमीटर यानी कि अगर ये अर्थ की शक्ल है तो यहाँ से यहाँ तक जो है 12,742 किलोमीटर। ये अगर पूरा याद रह जाए तो ठीक है, नहीं तो 12,000 वाला ऑप्शन जो 12 से शुरू हो रहा हो और आगे 3 सिफरें हो या 742 हो, करीब करीब 12,000 के करीब करीब, वो चुप करके लगा देना। जमीन की शक्कर मैंने आपको बताई है, ओबलेट स्फीरॉइड अंडे की तरह की है ऐसे। तो जाहिर है ये जो यहाँ से डायमीटर है और पोल्स के इर्द गिर्द इसकी चौड़ाई कम हो रखी है जमीन की, तो ये डायमीटर और ये डायमीटर इसमें फर्क है, ज्यादा फर्क नहीं है, लेकिन यहाँ से अगर लाइन खींचे तो ये 43 किलोमीटर छोटी है, यानी ये 12, यहाँ से अगर 12,700, यहाँ अगर बन रहा है 12,742, तो ये 43 छोटा है, यानी ये इसको माइनस कर लें 43, 12,742 में से 43 निकाले तो बन जाएगा 11,699। तो अगर यहाँ से पूछ ले जमीन की पोल्स के ऊपर डायमीटर कितना है, 11,699, या इस तरह भी पूछ सकता है कि कितना छोटा है ओरिजिनल डायमीटर से, पोल्स के ऊपर डायमीटर कितना कम, 43। रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस मैंने आपको बताया था डायमीटर को 2 से तकसीम करें तो रेडियस हो जाएगा, तो 12,742 याद कर लें, इसको 2 से तकसीम कर लेना पेपर में बैठ के, तो ये 6,378 जवाब आएगा। पूरे याद ना भी रहे, 12,000 और 6,000 का छोटा मार लेना काफी है, कुछ ना कुछ होपफुली बाकी ऑप्शन वो इतना जालिम नहीं होगा कि 12,742 का एक ऑप्शन दे, दूसरा वो 12,744 का दे, तीसरा 46 का दे, ज्यादातर 11,000 वाला ऑप्शन देगा, दूसरा कुछ देगा, तीसरा कुछ देगा। उसके बाद जनाब अर्थ की रोटेशन, मैंने आपको बताया यूं जमीन जो है अपने मदार के इर्द गिर्द यूं घूम रही है, ठीक है, और एट द सेम टाइम जमीन अपने सूरज के गिर्द भी, सेंटर में सूरज है तो यूं सूरज के गिर्द भी घूम रही है, तो इसको क्या मैंने बताया रेवोल्यूशन। और ये जो अपने एक्सिस के गिर्द है इसको क्या कहता है, अब इन दोनों की वो स्पीड पूछा है, ये जो एक्सिस के गिर्द यूं गुलाटियां खा रही है ये क्या है, और यूं जो चलती जा रही है रेवोल्यूशन पूरा, वो कह रहा है कितनी स्पीड से घूम रही होती है। तो अर्थ की जो रोटेशन है वो 16,700, सॉरी 1,670 है, इसको मीटर पर सेकंड, किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकंड, तो 465 मीटर पर सेकंड, ठीक है। और ये उसने इक्वेटर क्यों लिखा हुआ है, एट द इक्वेटर, क्योंकि अगर आप उसकी स्पीड को इक्वेटर पर खड़े होकर मैयर करें कुछ आती है, यहाँ पर जमीन के पोल्स पर चले जाएं, पोलर एरिया में अंटार्कटिक, तो फिर जमीन की स्पीड कुछ और मैयर, उस मैयर करने का ज़ाहिर मेथड है वो हमारे कोर्स के स्कोप से बाहर है। फिलहाल 1670 किलोमीटर प्रति प्रति घंटा, हिंदी में ऐसे कहते हैं ना। अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन, ये डेज हमारा एक साल लीप ईयर आता है 29 फरवरी वाला, वरना 28 फरवरी होता है। वो लीप इसीलिए करते हैं क्योंकि जो एक्चुअली सूरज का रेवोल्यूशन जो चक्कर मारती है सूरज के इर्द गिर्द जमीन, वो जो एग्जैक्ट आता है ना वो 365.25 दिन बनते हैं, ठीक है। तो वो फिर कंपनसेट करने के लिए ना जो 25 ऊपर है फिर एक आधा लीप ईयर कर देते हैं 4 साल बाद, क्योंकि 0.25 मल्टीप्लाई 4 कितना बनेगा, एक दिन का फर्क पड़ जाएगा हर 4 साल बाद, तो इसलिए वो फिर लीप ईयर करके उसको बराबर कर देते हैं। अर्थ की रेवोल्यूशन कितनी है, सूरज के गिर्द जो चक्कर मार रही है वो 1,07,000 किलोमीटर, वो कितनी, 1600 तकरीबन, और ये 1,07,000। जमीन का मैस कितना है, पूरा नाम भी याद रहे, अभी सूरज का हमने किया था याद, 1.98 इंटू 10⁻30, तो इसका 10⁻24 याद करना है, वो 10⁻4 कितना था, 30। एवरेज डिस्टेंस फ्रॉम द, ये वही है 1 AU, तकरीबन हमने 150 पढ़ा था, वो एग्जैक्ट है 149, जो हमें 150 लिखा हुआ आएगा, अप्रोक्सीमेट कर देता हूँ, तो एग्जैक्टली कितना है, एक तो 4.6 मिलियन किलोमीटर, 1 AU पूछ सकता है। जमीन के ऊपर पानी
क्या सूरत हाल। तो सॉरी, पानी और लैंड का तनासब कितना है? कहीं पर 70-30 भी आता है, ज्यादातर जगहों पे 71-29 लिखा हुआ। यानी जो हमारे 7 बड़े आजम है, खुशी के खित्ते हैं, वो लैंड वाले जो खित्ते हैं, वो 29% पूरी जमीन का हिस्सा वो जमीनी है, और 71% ओशन है। ठीक है, ये भी अर्थ की क्वांटिटी में हो रही है। अर्थ की एक एटमॉस्फेयर है, जिस तरह मैंने आपको बताया मरकरी की कोई एटमॉस्फेयर नहीं होती, इसलिए वहां पर जिंदगी मुमकिन नहीं है। अर्थ की एटमॉस्फेयर है जिसके अंदर 98% नाइट्रोजन है और 21% ऑक्सीजन। यानी कि ये दो गैसें सबसे ज्यादा, 99% यही दो बनती है। अच्छा, आप कहते होंगे अगर जमीन में नाइट्रोजन है तो हम ऑक्सीजन तो फूंक जाते हैं। नाइट्रोजन हमारा, नाइट्रोजन क्या करता है? वो भी हम इनहेल कर रहे हैं, वो हम इनहेल नहीं करते। हमारी बॉडी का डिजाइन अल्लाह ताला ने ऐसे बनाया है कि हम नाइट्रोजन को इनहेल नहीं करते, उसको हम रिपेल करने की सलाहियत रखते हैं, और हमें जो ऑक्सीजन की जरूरत है सर्वाइव करने के लिए, सिर्फ हम उसको absorb। उसके बाद जमीन की ग्रेविटी। ग्रेविटी क्या है? बेसिकली कोई भी चीज, जमीन है ना, ये जमीन है, अर्थ है, इसके ऊपर खड़े होकर कोई भी चीज इसकी सतह की तरफ फेंकेंगे तो ये अपने आप खींचेगी। यानी कि जमीन का जो बॉटम है, वो कोई भी चीज को अपनी तरफ खींचता है, ग्रेविटेशनल पुल है। तो वो कितनी है? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये जो जब भी इस तरह की चीजें आती हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो आप रट्टा मारने के बजाय समझा करें। अगर मैं कहता हूँ किलोमीटर पर आवर से समझाता हूँ, तो कहीं पर यूं लिखा हुआ है किलोमीटर पर आवर, या इसको किसी यूं भी लिखा जाता है किलोमीटर और -1। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है, अगर मैं कहता हूँ 5 किलोमीटर पर आवर, तो 1 घंटे में 5 किलोमीटर सफर कर सकती है। किसी चीज की स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर, तो मैं इनडायरेक्टली ये कह रहा हूँ कि 1 घंटे में वो चीज सलाहियत रखती है 10 किलोमीटर सफर। तो अगर मैं कह रहा हूँ ग्रेविटेशनल पुल जो है वो 9.8 मीटर पर सेकंड है, तो इसका मतलब 9.8 मीटर का फासला कोई चीज तय करेगी 1 सेकंड के स्क्वायर टाइम में। अर्थ एक्सियल टिल्ट, ये जो अर्थ है ना, ये अपने एक्सिस के गिर्द ये घूमती है, वो यूं बिल्कुल एक्सिस उसका सीधा नहीं है, वो थोड़ा सा टेढ़ा है, जैसे ये तस्वीर मैंने बनाई है। अगर ये बिल्कुल सीधा होता तो हम कहते 0 डिग्री पर है, लेकिन ये 23 डिग्री का एंगल बनाती है। यानी कि अगर हम दरमियान से लाइन खींचे और इस एंगल को मई 23 डिग्री का एंगल। ये देखिए, ये जो एंगल है, ये कितने का एंगल बन रहा है? 90 डिग्री का। कोई भी दो चीजें अगर बिल्कुल ऐसे कट कर रही हो तो 90 का एंगल बना रहा होता है। और कोई भी चीज अगर बिल्कुल सेंटर से इनके बीच में आ जाए, सॉरी, तो ये दोनों एंगल कितने के कितने हो गए? 45 45। फिर इस 45 को मजीद मैं यहाँ से आधा कर दूं तो ये 22.5 का एंगल बन जाएगा। तो देखें, ये भी तकरीबन फाइनली 22.5 का एंगल क्या होगा? वो ये कितना होगा? ये 22.5 का, तो तकरीबन 23 का एंगल बनाती है। तो ये वो भी 23 का एंगल ऐसे टेढ़ा करके आएगा। तो जमीन की थोड़ी सी टिल्ट हुई, इसकी वजह से सूरज सीधे करते हैं। टिल्ट है ना, अगर ये सीधा होता है ना तो, क्योंकि ये टिल्ट है तो कहीं पर सूरज की रोशनी कम आती है, कहीं पर ज्यादा आती है। ठीक है, इसकी वजह से, वरना बिल्कुल सीधी होती है ना, सारी जगहों पर सेम सूरज की रोशनी है, तो दुनिया के अंदर मौसम एग्जिस्ट ही ना करते होते। अर्थ जो है वो तीसरा से आ रहा है, पहले जो हमने पढ़ लिए मरकरी और वीनस। चौथा है जी मार्स। इसको रेड प्लेनेट कहते हैं क्योंकि यहाँ पर बड़े बड़े पहाड़ हैं जो रेड कलर में। इसको एक्सप्लोर करने की बड़ी कोशिश की जा रही है कि यहाँ पर शायद कोई जिंदगी आ जाए। इसकी एटमोसफेयर भी है। और ये रेड प्लेनेट क्यों कहलाता है? क्योंकि इसमें आयरन के ऑक्साइड है, यानी कि इधर लोहा मौजूद है, और लोहे का जो ओरिजिनल कलर होता है आयरन का फॉर्मूला है टेबल के अंदर Fe कहते हैं। Fe ऑक्साइड्स कहलाएंगे, FeO2 और FeO3।
तो ये FeO2 और FeO3 से बने भरे पड़े हैं, ये पूरा का पूरा प्लैनेट, इसकी रेड दिख रहा है। मार्स इज द सेकंड स्मॉलेस्ट प्लैनेट। स्मॉलेस्ट हमने कौन सा पढ़ा है अभी तक? मरकरी। सेकंड स्मॉलेस्ट कौन सा है? मार्स साइज में। मार्स के ऊपर वॉल्केनो है, यानी कि मार्स की जो सतह है उसके अंदर से लावा फूट रहा है, जमीन के अंदर भी ये अमल है। वो लावा मैंने आपको बताया था, मैग्मा उसको कहते हैं। जब वो जमीन पर आता है तो वो लावा कहलाता है, जब वो जम जाता है तो पहाड़ बन जाते हैं। तो इधर भी एक वॉल्केनो है। ये पूरे तमाम 8 प्लैनेट्स के अंदर सबसे बड़ा वॉल्केनो है, इसका नाम है ओलंपस मोनस। फिर आ गए एक्सटर्नल प्लैनेट्स, इनके इर्द गिर्द रिंग्स हैं। उसमें जुपिटर है, जुपिटर के रकम नंबर 1 लार्जेस्ट प्लैनेट है सोलर सिस्टम का। फास्टेस्ट प्लैनेट है सोलर सिस्टम का रोटेशन को लेकर, यानी कि जो अपने एक्स के इर्द घूम रहे हैं ऐसे आ रहे यूं करके। तो ये फास्टेस्ट, ये चक्कर हमारा कितने दिन में लगाता है? अर्थ 24 घंटों में। ये 10 घंटे में रोटेशन पूरी कर लेती है। स्लोएस्ट हमने कौन सा पढ़ा? स्लोएस्ट रोटेशन वीनस की 243 दिन में पूरा चक्कर, यानी कि उसको दिन और रात का जो प्रोसेस है हमारा 24 घंटों में कंप्लीट होता है, वीनस का 243 दिन में कंप्लीट होता है। इसके ऊपर एक स्पॉट है जिसको ग्रेट रेड स्पॉट कहते हैं। अगेन आउट ऑफ स्कोप हो जाएगी बात के कैसे बनता है ग्रेट रेड स्पॉट। पूछे कहाँ पर है? जुपिटर पे है। जुपिटर के सैकड़ों, अब 100 से ऊपर मून डिस्कवर हो चुके हैं। पुरानी किताबों में आप पढ़ेंगे तो 67 मून्स वो कहता है। जो मेरे पास एक किताब है उसके अंदर 67 मून्स लिखता है जुपिटर के, और कहता है जुपिटर के सबसे ज्यादा हैं। ये इंफॉर्मेशन आउटडेटेड हो चुकी है। जुपिटर के 100 क्रॉस कर चुका है, और सटर्न जो है वो 274 क्रॉस करता है। साइंसदान दरियाफ्त करते रहते हैं जैसे मून डिस्कवर होते हैं, तो वो फिर नया स्टैट जारी करते हैं। सबसे ज्यादा सटर्न के हैं, जुपिटर के नहीं है। सटर्न के जो है ना रिंग सिस्टम भी सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट है, यानी कि इनके इर्द गिर्द रिंग्स हैं। तो इसका जो रिंग सिस्टम है सबसे वसी रिंग सिस्टम सटर्न है। सबसे ज्यादा चांद भी इसके हैं, सबसे वसी रिंग सिस्टम भी इसका है। और साइज में ये सेकंड बड़ा है, बिगेस्ट कौन सा है? जुपिटर। फिर आ गया यूरेनस और नेपच्यून। यूरेनस जो है ये अपनी साइड पर जिस तरह जमीन 23 डिग्री के एंगल पे टिल्ट हुई हुई है, ये 98 डिग्री, बल्कि -98 डिग्री, यानी कि उस तरफ को। तो यानी कि इसका एक्सिस जो है 90 डिग्री का एक्सिस कहाँ बनेगा? ये अगर सीधी होती तो 90, तो -98 ये तकरीबन यूं करके बनेगा। खैर इसको ये नहीं पूछेगा आपसे -98। बस आपने ये समझ लिया सबसे ज्यादा टिल्ट हुआ हुआ सियारा है वो यूरेनस है। फिर इसके ऊपर मीथेन गैस होती है, जो आपको जमीन पर भी मिलती है, मीथेन हल्की क्वांटिटी में। ग्रीन हाउस गैसेज हैं, वो हम आगे कल के लेक्चर में पढ़ेंगे चेंज वाले। तो यूरेनस जो है ये ब्लू ग्रीन प्लैनेट कहलाता है, क्योंकि मीथेन जो है जो जब टूटती है तो ब्लू ग्रीन सा कलर फैलाती है। तो इस वजह से, क्योंकि मीथेन से भरा हुआ है ये सारा, तो अगर पूछ ले मीथेन कहाँ पर मौजूद है जमीन के अलावा, तो यूरेनस कहना है। ब्लू ग्रीन प्लैनेट पूछ ले तो भी यूरेनस कहना है। सिर्फ ग्रीन प्लैनेट कह दे। अब वो अक्सर एक दफा एमसीक्यू में आया था, लोगों ने ठक करके अर्थ लगाया। ग्रीनरी अर्थ पर ही है, उन्होंने अर्थ, सारों ने अर्थ लगाया, सब पे गलत हुआ। ग्रीन प्लैनेट जो है वो यूरेनस है। नेपच्यून आखिरी, इसके भी परे कौन सा था? प्लूटो, जो मैं आपको बताया अब द्वार प्लेनेट कहलाता है। ये सबसे दूर है, तो इसका जो दूर है उसका रेवोल्यूशन का चक्कर भी सूरज के इर्द गिर्द सबसे मुश्किल से कवर होगा, सबसे सबसे देर बाद होगा। तो इसका डिस्टेंस भी सूरज से सबसे ज्यादा होगा। तो वो कितना था? 58 मिलियन। तो ये है 4.5 बिलियन किलोमीटर, सबसे दूर वाला। जो मरकरी का कितना था? 58 मिलियन। ठीक है, उसके बाद ये कोल्डेस्ट प्लैनेट है क्योंकि दूर है सूरज से, तो कॉमन सेंस की बात है मरकरी जो है ना, जो सबसे दूर है, सॉरी, वो क्या होगा? उस पर बर्फ भी ज्यादा होगी, तो सूरज से दूर है वो। ठीक है। और सबसे हॉटेस्ट कौन सा था? वीनस, नॉट मरकरी। उसकी सरफेस ऐसी है कि उस पर टेम्परेचर, हालांकि मरकरी सबसे करीब है, लेकिन सबसे हॉटेस्ट कौन सा है? वीनस। उसके बाद आखिरी आ जाता है स्लोएस्ट रेवोल्यूशन। ऑफ कोर्स ये सबसे दूर है तो इसका चक्कर सबसे देर बाद होगा, 165 साल लग जाता है ये कंप्लीट होने।
सबसे ज्यादा जो हवाएं तेज चलती हैं वो भी नेपच्यून पे चलती हैं। ये मैंने नीचे एक एडिशनल इंफॉर्मेशन लिखी है। जुपिटर, सटर्न, यूरेनस और नेपच्यून आर कॉल्ड रिंग प्लैनेट्स भी इनको कहा जाता है, और इनको आउटर प्लैनेट्स भी कहा जाता है। उसके बाद अभी कुछ रैंडम चीजें जो कि जिनको टेबल में एडजस्ट करना मुश्किल था, इंपॉर्टेंट है, कुछ जा चुकी हैं, तो इसको रैंडमली लिख दिया है। सोलर एक्लिप्स, चलें ये भी समझ लें। ये सूरज है, सूरज के चक्कर काट रही है हमारे तमाम सियारे। ये जमीन है, जमीन से हमें नजर आता है चांद। चांद किसके लिए चक्कर मार रहा है? चांद किसके लिए? जैसे सूरज के लिए जमीन चक्कर मार रही है, चांद चक्कर लगा रहा है अर्थ के लिए। अब होता क्या है, ये मून है, ये सन है, ये अर्थ है। अब हर महीने में कुछ ऐसी सिचुएशन में ऐसी सिचुएशन आती है कि इधर से सूरज की शुआएं आ रही हैं, लेकिन दरमियान में जो है चांद आ गया। तो जमीन पे खड़ा बंदा जब देख रहा है तो उसको कैसे नजर आएगा उसको? जाहिर है सूरज, हमें सूरज पूरे पूरा नजर आना चाहिए था, लेकिन दरमियान में क्या आ गया? चांद। तो सूरज ग्रहण बन जाता है। क्योंकि अब यहाँ से 3D में समझाना मुश्किल है। देखें, अगर ये एक सूरज है, इसकी रोशनी आ रही है, दरमियान में आ गया कोई बैरियर छोटा सा, तो सूरज का इमेज नीचे से नजर आना था पूरे सूरज ने, आगे चांद आ गया थोड़ा सा, तो पूरा सूरज नजर नहीं आ रहा, इसलिए वो रिंग बनते दरमियान में सूरज का कुछ हिस्सा। सोलर एक्लिप्स हमने आंखों से कभी नहीं देखा, वो आंखों के लिए डैमेजिंग होता है। तो इसलिए जब चांद आता है तो दरमियान का ऐसे सूरज ना ऐसे नजर आ रहा होता है। कभी आप उसके गूगल इमेजेस में देखना, जैसे रिंग बन गया और अंदर से खाली हो गया। खाली नहीं होता, वो दरमियान में चांद आ जाता है, जमीन पर खड़े हुए बंदे को नजर नहीं आता पूरा। दिस इज कॉल्ड सोलर एक्लिप्स। और लूनर एक्लिप्स क्या होता है? कि जमीन चलती जा रही है, चलती जा रही है, इसमें क्या होता है कि अब चांद घूमते घूमते कहाँ आ गया है? यहाँ पर आया हुआ है, यहाँ के बजाय। अब सूरज की रोशनी आ रही है, दरमियान में आ गई जमीन, चांद इधर पहुंचे हुए हैं, चांद साहब। तो कुछ रोशनी जो थी उस चांद की तरफ जानी थी, लेकिन आगे आ गई जमीन, और जमीन चांद से बड़ी है, तो चांद गिरने लग जाता है, चांद नजर नहीं आता। ये कॉन्सेप्ट है सोलर एक्लिप्स का और लूनर एक्लिप्स का। तो अगर कोई पूछे, इसका कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझा दिया है। सोलर eclipse happen when moon comes between the earth and the sun, and lunar eclipse happen when earth comes between sun and the moon. Solar eclipse occurs on the new moon. लूनर eclipse हमेशा अक्कर होता है फुल मून पर, क्योंकि चांद यहाँ से मैंने आपको बताया घूमते घूमते, तो फुल मून कब आता है? 14वीं का चांद होता है ना, तो उसको आधा टाइम हो चुका होता है, यहाँ से चलता है तो आधा, तो फुल मून पे आ रहा होता है। लेकिन जब चांद इससे करीब आता है तब सबसे माइनर चांद होता है, यानी कि अभी वो यहाँ से स्टार्ट हुआ होता है, तो पहली का चांद होता है। अच्छा, लूनर एक्लिप्स अक्कर और फुल मून, और ये आपने समझ तो लिए हैं, रटे भी मार लेने। एफिलियन और पेरिहिलियन ये क्या है जी? एक तो उनकी डेट याद रखनी है, 4 जुलाई और 3 जनवरी। ये है जी प्यारा सा सूरज, और इसके इर्द गिर्द घूम रही है जमीन। तो जो सबसे सूरज से सबसे दूर होगी, ये जमीन का जो इर्द गिर्द का डिस्टेंस है, ये बैलेंस नहीं है। ये वाली साइड थोड़ी दूर है, और ये वाला जो सर्कल का पार्ट है ना, ये थोड़ा करीब है। तो जब वो यहाँ होती है ना जमीन, तो इसको कहते हैं क्लोजेस्ट टू द सन। इस प्रोसेस को ये कहते हैं जमीन अपनी पैरी हीलियन पर है। और जब वो फॉरेस्ट होती है ये वाली साइड, तो फिर कहते हैं जमीन एफिलियन पर है। 4 जुलाई को जमीन सूरज से सबसे दूर होती है, और 3 जनवरी को जमीन सूरज से सबसे करीब होती है। ग्रेटेस्ट सिंगल मैस ऑफ आइस, जमीन बर्फ का छोटा टुकड़ा, तो अंटार्कटिका का बयाजम है। उसके बाद मून, सूरज, मून का साइज क्या है अर्थ के साइज के मुकाबले में?
तो जो मास ऑफ द मून है, अभी हमने पढ़ा कितना था, 5 पॉइंट समथिंग, मास ऑफ द अर्थ था 5 पॉइंट समथिंग इंटू 10⁻²4। तो ये इसको अगर आप 81 से तकसीम कर दें तो चांद का वजन आ जाएगा। तो इसको इसलिए एग्जैक्ट याद करने की जरूरत नहीं है, ज्यादातर वो इस सेंस में पूछता है कि कितने, तो जमीन यानी कि 81 चांद मिले तो जमीन का वजन बराबर होगा। डायमीटर, अगेन डायमीटर क्या है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस। चांद का जो डायमीटर है वो अर्थ के डायमीटर से 1/4 है, एग्जैक्टली कुछ लगा 27% है, तकरीबन 1/4 से थोड़ा सा ज्यादा। मून की ग्रेविटी 1/6 है, सॉरी 1/6 है। द ग्रेविटी, मून ग्रेविटी इज 1/6 ऑफ द अर्थ ग्रेविटी। अगर इसकी 9.8 है तो इसको 6 से डिवाइड कर लें, इसकी ग्रेविटी आ जाएगी 27 से। द प्लैनेट नियरेस्ट टू द अर्थ इज, अब हमने सोलर सिस्टम पढ़ा, दरमियान में सूरज, फिर मरकरी, फिर वीनस, फिर अर्थ, और फिर क्या है, मरकरी, मरकरी, वीनस, देन अर्थ, देन मार्स। तो सूरज के जो अपनी जमीन के करीबी हैं वो दो हैं, एक वीनस है और परली तरफ कौन सा है, मार्स है। ठीक है, तो इसकी इस ये या तो टाइपो हो गया या फिर इसका कोई और कंसेप्ट होगा। तो गालबन फिर ये जो है ना सर्कल्स की वजह से करीब नहीं होगा, इसकी रोटेशन कुछ इस तरह से होगी सर्कल्स की कि मरकरी, या मैं इसको क्रॉस चेक कर लूंगा। तो फिलहाल इसको मरकरी रहने दें। प्लूटो यही हो सकता है मार्स सबसे करीब हो, इसको चेक करके मैं अपडेट कर दूंगा। ड्वार्फ प्लैनेट मैंने आपको बता दिया, 2006 से पहले इसको प्लैनेट कहते थे। बचपन के अंदर जब हम किताबें पढ़ते थे आपको याद होगा कि प्लूटो हम पढ़ते थे, अब प्लूटो प्लैनेट नहीं। मेटेरॉइड्स क्या होते हैं? मेटेरॉइड्स कुछ भी नहीं है, जमीन जिस तरह पूरे का पूरा सियारे हैं, ये बड़े बड़े पहाड़ नुमा इतने बड़े पत्थर हैं। ठीक है, तो ये हम कायनात के अंदर मौजूद है। जाहिर है हर चीज तो सियारे नहीं बने थे जब जमीन बिग बैंग हुई थी, कुछ बड़े बड़े पत्थरों की सूरत में रह गए थे जो कि मिलकर आपस में सियारा नहीं बना सके। तो बड़े बड़े पत्थर जो हैं वो मेटेओर्स कहलाते हैं। ठीक है, ये मेटेरॉइड्स कहलाते हैं। अब ये जब ये चल रहे हैं कायनात में ऐसे मतलब रैंडमली, तो ये जमीन की तरफ गिरने की कोशिश करते हैं। तो जब ये मूव करते हैं तो किसी स्टार की तरह जलना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि जब वो मूव करते हैं बहुत स्पीड से करते हैं तो उसमें से आग निकलती है। तो अक्सर आपने देखा होगा कि वो पुरानी इंडिया की फिल्मों में वो टूटता हुआ तारा जा रहा है, दुआ मांग लो कबूल होगी, वो हिंदुओं के हाँ ये कॉन्सेप्ट है। वो बेसिकली टूटता तारा नहीं होता, मेटेओर जा रहा होता है, इसलिए इसको टूटता तारे को अंग्रेजी में कहते हैं शूटिंग स्टार। इसके बाद एक और कॉन्सेप्ट है जी, कॉमेट्स। इस तरह मेटेरॉइड्स कुछ ऐसी चीजें हैं जो सियारा जैसे तारा नहीं बन सके, उसी तरह कॉमेट्स भी हैं। कॉमेट्स इज नथिंग बट आइस है, बर्फ है, डस्ट है और रॉक का टूटा हुआ मटेरियल है, ये मिल गया है, मिलकर कोई चीज बन गई है, डस्ट और रॉक्स और आइस की बॉल बन गई है, तो इसको कहते हैं कॉमेट। इसके पीछे यूं का होता है गोल, और इसके पीछे ना एक दुम सी होती है ऐसे, और ये दुम हमेशा, दुम की जो नुक्कड़ है ये सूरज की तरफ होती है। अवे फ्रॉम द सन होती है, यानी कि दुम जो अगर इधर को सूरज है तो कॉमेट हमेशा इसकी दुम यहाँ होगी, अर्ली तरफ। तो क्लोजेस्ट स्टार टू द अर्थ आफ्टर द सन इज, अच्छा जिस तरह हमने एंड्रोमेडा पढ़ी है कि वो क्लोजेस्ट गैलेक्सी टू और गैलेक्सी मिल्की वे, इसी तरह हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर मैंने आपको बताया कि बिलियन स्टार है, 400 बिलियन स्टार। उसमें से एक ड्वार्फ स्टार है सन। सन के करीब एक सितारे हैं, वही सारे जो हम आसमान में देखते हैं, तो उनमें से जो सूरज के सबसे करीब है उसका नाम प्रोक्सिमा सेंटियोरी है। लाइट ईयर क्या होता है? लाइट ईयर वो फासला है जो जमीन, जो कि लाइट ट्रेवल करती है एक साल में, लाइट ट्रेवल करती है एक साल में, डिस्टेंस है ये। लाइट ईयर को आप ईयर मत समझ लेना, ये फासला है।
यहाँ से लाइट चली और चलते 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 जो एक साल के अंदर जितना फासला तय करेगी, तो यूनिट ऑफ डिस्टेंस है लाइट है। तो एक साल के अंदर लाइट कितना फासला तय कर सकती है? लाइट फासला तय कर सकती है, ना हो चाहिए 40 × 10⁻12 किलोमीटर। ये से पूछ लेते हैं। उसके बाद गनाइमीड जो है, गनाइमीड ये हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा मून है। और ये गालबन जुपिटर के अंदर है, गनाइमीड। इसको चेक कर लीजिएगा, जुपिटर के अंदर है। एस्टेरॉइड बेल्ट क्या है, ये मैं आपको शुरू पे लेके जाता हूँ, मैंने आपको शुरू में बताया। ये मार्स है और एक तरफ सटर्न है, इसके बीच में। सॉरी, मार्स सटर्न नहीं, पहले पहला रिंग स्टार है जुपिटर, उसके अलावा सटर्न है। तो मार्स और जुपिटर के बीच में जो एक बेल्ट सी है, एस्टेरॉइड बेल्ट। ये जो एस्टेरॉइड्स हैं मीटरॉइड्स की तरह, ये भी एस्टेरॉइड्स भी ऐसे समझ लें, बड़े बड़े पहाड़ नुमा पत्थर हैं। ये भी जमीन की तरफ गिरने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो ये एस्टेरॉइड क्या करती है, ये उन पत्थरों को रोक लेती है, जमीन की तरफ नहीं आने देती। वरना एक पत्थर जो है, बात का तो आपने देखा होगा, वो कहते हैं कि बीबीसी की रिपोर्ट लगी होती है, कायनात से एक बहुत बड़ा पत्थर गिरा है, उसने जनाब 4 कनाल के रकबे को तबाह कर दिया। क्योंकि छोटा मोटा आया तो आया था, लेकिन ओवरऑल बड़े पत्थरों को, उनमें से एक पत्थर ये सलाहियत रखता है जो जमीन को गर्क कर दे, लेकिन स्टेरॉइड बेल्ट को रोक के रखे। फिर नेपच्यून है, नेपच्यून जो आखिरी सियारा है, उसके भी इर्द गिर्द एक बेल्ट है, उसका नाम कुइपर बेल्ट है, ठीक है। रात को हम जो सितारे देखते हैं, इनमें से सबसे ज्यादा चमकता सितारा है, उसका नाम साइरस है। पोलराइज नॉर्थ स्टार, ये भी शायद आपने सुना हो। जिस तरह जमीन अपने इर्द गिर्द 24 घंटों में चक्कर मारती है, तो जमीन के ऊपर से एक सितारा नजर आता है, उसका नाम नॉर्थ स्टार है। ये बिल्कुल जैसे जैसे जमीन घूम रही है ना, इधर से जमीन अपने इर्द गिर्द घूम रही है, ये भी बिल्कुल उसी स्पीड से घूम रहा है। इसका नाम नॉर्थ स्टार या पोलराइज है। कॉमेट्स हमने पढ़े हैं, कॉमेट्स इज नथिंग बट आइस डस्ट एंड रॉकी मटेरियल, ठीक है। तो ये आसमान के अंदर एक कॉमेट नजर आता है हर 76 साल बाद एक दफा। इसका नाम है हेलेस कॉमेट। और भी बहुत सारे कॉमेट्स हैं, मशहूर ये है क्योंकि ये जमीन से दिखता है। 243 दिनों की रोटेशन होती है इसकी, हमने देखी थी वीनस की, कि सबसे ज्यादा लंबा दिन किसका है? वीनस का दिन सबसे ज्यादा लंबा है। और ये इतना लंबा है कि ये जो सूरज के चक्कर काट रही है, एट द सेम टाइम रेवोल्यूशन कर रही है। ये रेवोल्यूशन कम टाइम में कर लेता है वीनस, लेकिन रोटेशन स्लो है। इनको ये बिल्कुल मार मार के अपने घूम रहे थे, लेकिन ये जो ये वाला चक्कर मार रहा है ना बड़ा, ये इसका फास्टर है, ठीक है। यानी कि ये खूबसूरत बात है कि वीनस रोटेशन की वजह से दिन रात होती है और रेवोल्यूशन की वजह से साल काउंट होता है। तो जो वीनस का दिन है वो वीनस के साल से बड़ा है। आई होप कि समझ आई होगी। उसके बाद जनाब शुद्ध रट्टे हैं, स्पेस एक्सप्लोरेशन। बड़े बड़े टाइम से स्पेस एक्सप्लोर हो रही है। पहला बंदा जो चांद पर गया था वो अमेरिकी था, नील आर्मस्ट्रांग, बचपन से आप नाम सुनते आए हैं। 30 जुलाई 1969 नासा का एक मिशन था। नासा अमेरिका की एक स्पेस को एक्सप्लोर करने की बॉडी है। उस मिशन के अंदर एक सवारी, मतलब जो सेटेलाइट भेजा, उसका नाम था अपोलो 11। नासा का मिशन अपोलो 11। और उसके अंदर बंदा कौन है? नील आर्मस्ट्रांग, और दूसरा साथ बुज अल्ड्रिन था। इन दोनों ने इकट्ठे कदम रखा था, लेकिन पहला कदम, मतलब दोनों साथ खड़े थे, तो पहला कदम नील आर्मस्ट्रांग ने रखा, इसलिए फर्स्ट वो है, बुज एल्ड्रिन दूसरा है, ठीक है। इसी मिशन के अंदर दोनों इकट्ठे थे, और भी लोग होंगे। फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट। आर्टिफिशियल सैटेलाइट होते हैं जो जमीन के अंदर, नेचुरल सैटेलाइट कौन सा? हमारा मून। आर्टिफिशियल सैटेलाइट को हमने उसी बुनियाद पर बनाया जैसे चांद जमीन से ऊपर हवा में मुअल्लक है, तो हमने आर्टिफिशियल सैटेलाइट के अंदर कुछ इस तरह की उसकी ग्रेविटी को सेट किया है कि वो भी उसके एक कॉन्सेप्ट होता है एस्केप वेलोसिटी। तो वो ग्रेविटेशनल पुल से जब परे चला जाता है ना, जमीन की ग्रेविटेशनल पुल से, तो वो हवा में चीज मुअल्लक हो जाती है, यानी कि रुक जाती है और फिर घूमना शुरू हो जाती है। तो बेसिकली आर्टिफिशियल सैटेलाइट कॉन्सेप्ट ये है, वो रॉकेट से लॉन्च करते हैं, वो जमीन की ग्रेविटी ग्रेविटी से परे चला जाता है और फिर घूमना शुरू कर देता है।
तो जो पहला आर्टिफिशियल सैटेलाइट था, और फिर सैटेलाइट से बैठकर नीचे से कोई सिग्नल है, जैसे आपकी केबल आती थी पहले, अभी भी कुछ घरों में है, तो केबल के सिग्नल यू सैटेलाइट की तरफ जाते हैं, और फिर वो वहां से सैटेलाइट पूरी दुनिया में उस केबल को फैला देता है। तो पहला जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट है वो है स्पुतनिक 1। ये बहुत मशहूर है, इसका था साबिक सोवियत यूनियन का 1957 में पहला सैटेलाइट लॉन्च किया था। पहला स्पेस के अंदर बंदा जो गया है, जैसे सैटेलाइट के अंदर बंदे भी जाते हैं, तो ये मिशन का नाम था वोस्टॉक 1, 1961। यूएसएसआर का यूरी गगेरियन, ये भी बहुत मशहूर है। पहली खातून त्रेशाकोवा थी यूएसएसआर की, 1963, वोस्टॉक 6। पाकिस्तान ने पहला सैटेलाइट लॉन्च किया 1990 में, बदर 1। पाकिस्तान की पहली खातून, ये भी करंट अफेयर्स का सवाल है, अक्टूबर 6 2023 में अमेरिकन पाकिस्तानी है ये, नमायरा सलीम। ये जो मिशन का नाम था वो था वर्जिन गैलेक्टिक फ्लाइट, इसके ऊपर ही गई और स्पेस का चक्कर काटे। इंडिया मिशन ऑन मून, इंडिया ने पिछले दिनों बड़ा रोला डाला हुआ था, चांद पे चले गए। तो 2023 में इनका मिशन गया था मून के साउथ पोल, यानी अगर ये चांद है इसका ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। साउथ पोल पे पहले लैंडिंग नहीं हुई, वो परे है, दूसरी तरफ है साउथ। पहला मिशन है तारीख का जो साउथ पोल पे लैंड किया, चंद्रयान 3। अच्छा, मार्स को एक्सप्लोर किया जा रहा है वैसे तो बड़े टाइम से, लेकिन ये प्रेजर्वेंस रोवर है। रोवर बेसिकली वो एक, उन्होंने वो टांगे हैं उसकी, कीड़े कीड़े नुमा, बेसिकली एक सैटेलाइट ही है, अंदर कैमरे लगे हुए हैं। उसका मटेरियल ऐसा यूज किया है कि मार्स के ऊपर टेम्परेचर बहुत ज्यादा, वो पिघले नहीं। तो उसके बैटरीज लगाई हैं, बैटरीज कुछ ऐसी लगाई हैं कि वो सदियों तक, सालों तक फ्यूल उसको देती रहेंगी। कैमराज लगाए हैं, वो उधर से कनेक्ट किए हैं। तो इसको भेजा था 2021 में। तो इसका मेन मिशन है कि ये वहां से, इसने रॉक्स को इकट्ठा करके लाना है, फिर उन रॉक्स को स्टडी करेंगे, और ये वहां पर कैमरास के थ्रू सर्च कर रहे हैं कि कोई लाइफ तो मौजूद नहीं है, कोई कीड़ा मकोड़ा। तो ये भी बेसिकली एक ताल्लुक है अपने वजूद पहुंचने की। किसी और सियारे पर अगर लाइफ नजर आ जाए तो उसको स्टडी करके, और वो लाइफ अभी अर्ली स्टेजेस में हो, जैसे एवोल्यूशन कहता है कि सिंपल एटम से पहले लाइफ बनना शुरू हुई, फिर कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स बने, फिर कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स में जान आना शुरू हुई, कैसे आई नहीं पता अभी तक। तो ये कहते हैं क्या पता लाइफ जो है अभी अर्ली स्टेजेस में हो दूसरे सियारों पर, तो वहां पर हम उनको स्टडी कर सके। हम तो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म बन चुके हैं, हमें तो अपनी चीज समझ नहीं आती, तो उनको समझ के शायद कुछ समझा जा सके, तो वहां पर अभी। उसके बाद जनाब माउंटेनरिंग हमने पढ़ी है। माउंटेनरिंग होती है जो चोटी पर हाइकिंग पे आप जाते हैं, तो माउंट एवरेस्ट ये अक्सर पूछ लेता है। तो सर एडमंड हिलरी है न्यूजीलैंड का, और नॉर्गे था नेपाल का लोकल। तो ये 1953 में आया, इस नॉर्वे को उसने साथ लिया हिलरी ने, न्यूजीलैंड का। तो ये पहली दफा समिट, समिट का मतलब है उसको उसकी बुलंदी पर पहुंचना। 1953 में पहली दफा माउंट एवरेस्ट फतह हुई है। पहली औरत कौन थी? जुंको तैबी, ये अक्सर एमसीक्यू में आ जाता है। 1975 जापान की पहला जो K2 का समिट हुआ है वो 1954 में हुआ है। वो 53 माउंट एवरेस्ट से 54 में है। ठीक है, तो ये कैंप कैंप नोनी, नोनी करके इसको याद करें तो याद हो जाएगी, कैंप नोनी। और लाची देली, ये इटली का था। इस तरह के नाम से पता चल जाता है बाद में। फुटबॉलर भी बालोटेली, बिलेटी, और भी बड़े सारे हैं। तो ये डबल एल एल आई वाले जितने भी नाम है ज्यादातर इटली के होते हैं। तो ये दोनों इटली के थे। उसके बाद अशरफ अमन था 1977 में पहला पाकिस्तान जिसने हमारी सबसे बुलंद चोटी की को पता किया। पहली माउंट एवरेस्ट पर जो खातून गई है, और पहली पाकिस्तानी खातून जो K2 पर भी गई है, तो 2013 और 2022 समीना बेग। उसके बाद अली सत्तारा, हमारा सबसे मशहूर और मारूफ नाम है माउंटेनरिंग का। तो फुल नेम है जनाब अली सतपारा। इसकी वफात 2021 में हुई है। K2 को सर कर रहा था विंटर्स के अंदर, तो समर में सर करना बहुत मुश्किल है। ठीक है, तो उसका वहां पर गायब हुआ, फिर इंतकाल हो गया। फिर इसका बेटा इसकी लाश निकाल कर ले आया था बाहर। तो नांगा पर्वत को इसने विंटर में किया हुआ, यही मोटिवेशन थी। पहला पाकिस्तानी था जिसने नांगा पर्वत को सर्दियों में समिट किया। अच्छा,
और दुनिया की 8 जो 8,000 हमने पढ़ी थी, कितनी है? 14 है। 5 पाकिस्तान में है, तो इसने वो सारी भी की हुई है, और 8 इसने 2-3 बाकी दुनिया वाली भी की हुई है। ठीक है, इसको 17 इम्तियाज दिया गया मरने के बाद कि मेरे कत्ल से तौबा, कि इसकी जफा से तौबा, मेरे कत्ल के बाद। क्या शेर है वो, मीर का है मेरे ख्याल से। आए उस रोज पशेमान का पशेमान होना। जमीन की जो क्रस्ट है, जमीन की जो सतह है, इसके ऊपर सबसे ज्यादा जो एलिमेंट पाया जाता है वो ऑक्सीजन है। ठीक है। आप कहेंगे ऑक्सीजन तो गैस है, वो क्रस्ट में कैसे आ गई? तो CO2 जो है, आइसक्रीम वालों को देखा, आइसक्रीम के केबल्स के अंदर CO2 जमी होती है, तो CO2 के अंदर भी तो O2 है। तो ऑक्सीजन जो है वो बहुत सी फॉर्म्स के अंदर मौजूद है, सॉलिड फॉर्म के अंदर भी, इसलिए वो क्रस्ट का हिस्सा भी है। दूसरे नंबर पे सिलिकॉन है, और तीसरे नंबर पे एल्यूमिनियम। उनकी परसेंटेजेस भी याद करनी है, ये तीन बहुत अहम है, अक्सर पूछ लेता है। रॉक्स पूछ लेता है, रॉक्स के अंदर एग्जाम्पल पूछता है, जनाब फलानी रॉक कौन सी है। तो रॉक्स की बेसिकली, वैसे तो इनकी सब टाइप्स इतनी है, पूरा लेक्चर लग जाए, ज्योग्राफी का टॉपिक है रॉक्स का। लेकिन 3 मेन कैटेगरीज हैं, वो वन लाइनर सुन लें। इग्नियस रॉक्स हैं, जमीन के अंदर मैग्मा बाहर आया, क्या बन गया? लावा। लावा पहाड़ियां या बड़े बड़े पहाड़ बन गए। अगर लावा ज्यादा ऊपर गया तो पहाड़ बन गए, छोटे छोटी पहाड़ियां भी बन सकती हैं। तो ये जो मैग्मा कूल डाउन होकर जो पहाड़ के जो बॉर्डर्स होते हैं, पत्थर होते हैं, ये जो रॉक्स आपको नजर आती है ना, जो मैग्मा से लावा बनते हैं जमा, दिस इज कॉल्ड इग्नियस रॉक्स। इग्नियस का मतलब होता है जलता हुआ। सेडिमेंट कहते हैं ना, सेडिमेंट्री। सेडिमेंट्री लाइफस्टाइल है। सेडिमेंट्री का मतलब होता है लेजी, थका हुआ। तो बेसिकली कोई भी मटेरियल है, जर्रे पड़े हैं जमीन पर, वो आपस में जम रहे हैं, हवा चली और रेत आई, बारिश हुई, वो इकट्ठे होते गए, फिर वो सख्त होता गया। तो ये जो सेडिमेंट्री रॉक्स हैं, ये इस तरह जम जमा कर इकट्ठे होकर सेडिमेंट्री रॉक्स हैं। और तीसरी है मेटामॉर्फिक रॉक्स। अब इग्नियस रॉक्स हैं और सेडिमेंट्री रॉक्स मौजूद हैं, लेट्स से उसके ऊपर प्रेशर पड़ा, सेडिमेंट्री रॉक कोई मौजूद थी, मट्टी आ गई, वो जमीन के अंदर चला गया, नीचे जाता गया, जाती गई वो रॉक। जमीन के नीचे टेम्परेचर और प्रेशर ज्यादा होता है, उसने उस टेम्परेचर और प्रेशर ने उसकी फॉर्म को चेंज करना शुरू कर दिया। जैसे रोटी, आटा कुछ है ना, आटे को जब हम सेकते हैं रोटी बन जाती है, तो वो सेडिमेंट्री इग्नियस रॉक पर जब टेम्परेचर और प्रेशर ज्यादा पड़ता है, तो उसकी शक्ल चेंज हो जाती है। तो इसलिए वो फिर नया मटेरियल बन जाता है। तो बासाल्ट और ग्रेनाइट अगर आपसे पूछ ले, तो इग्नियस रॉक से लाइमस्टोन, चूने का पत्थर जो होता है, चूना हम दीवारों पर भी करते हैं, वो सेडेंटरी रॉक है। सैंडस्टोन भी सेडेंटरी रॉक है। मार्बल और स्लेट ये मेटामॉर्फिक रॉक्स, जो इसलिए जमीन के अंदर से निकलती है, प्रेशर और टेम्परेचर इसको चेंज होता है। जमीन की 4 लेयर्स हैं, आपको पता होनी चाहिए। क्रस्ट सुपर वाली, फिर अपर मेंटल, लोअर मेंटल, आउटर कोर और इनर कोर। वैसे ये 4 हैं, लेकिन ऊपर वाले जो आउटर जिस पे हम रहते हैं उसको क्रस्ट कहते हैं। ठीक है, ये उसने खोल के दिखाई है। तो जो क्रस्ट है, मेंटल को कुछ लोग 2 हिस्सों में तकसीम करते हैं, कुछ लोग एक भी कह देते हैं। तो जो आउटर मोस्ट क्रस्ट है जिस पे हम रहते हैं, ये सॉलिड है। इसके नीचे जो मेंटल है, ये सेमी सॉलिड है। फिर आउटर कोर जो है ये लिक्विड है, और इनर कोर जो है ये दोबारा सॉलिड है। अच्छा, इनके एमसीक्यू पूछ लेता है। क्रस्ट क्या है जिस पे हम रहते हैं? मेंटल के अंदर जो सेमी सॉलिड, ऐसा समझ लें जैसे गोंद होती है, वैसा मटेरियल है जमीन के अंदर ये। इसके अंदर सिलिकेट्स हैं, मैग्नीशियम और आयरन के सिलिकेट्स। और फिर जो आउटर कोर है, तो ये कोर का बाहर वाला हिस्सा, और ये क्या कोर? तो आउटर कोर और इनर कोर, आउटर कोर भी लिक्विड है, इनर कोर सॉलिड है। तो इसके अंदर पिघला हुआ निकल और लोहा है। और सबसे एंड वाला पार्ट है, इसका अक्सर टेम्परेचर पूछ लेता है, ये इतना गर्म है कि 6000 डिग्री सेल्सियस पे। फिर आ गई जनाब लेयर्स ऑफ एटमोसफेयर। जमीन एटमोसफेयर क्या है? फिजा, हवा जो हमें नजर आ रही है, इसकी 4 लेयर्स हैं। पहली है ट्रोपोस्फियर, ये इसी सीक्वेंस में याद करनी है। दूसरी है स्ट्रेटोस्फियर, तीसरी है मीजोस्फियर, और चौथी है थर्मोस्फियर। इनके टेम्परेचर पूछ लेता है और इनका डिस्टेंस पूछ लेता है।
तो ये जो यहाँ से यहाँ तक है ट्रोपो, ये 12 किलोमीटर तक, यानी फिजा के अंदर ऊपर 12 किलोमीटर जाए तो ये क्या बनती है, ट्रोपो। फिर 12 से अगले 50 किलोमीटर तक ये बनती है स्ट्रेटो। 50 से 80 बनती है मीजो। और 80 प्लस जो है आगे गया थर्मो। जो ट्रोपो है उसका टेम्परेचर, यानी कि आप ऊपर जाते हैं 12 किलोमीटर तक, आपको पता ही है जैसे जैसे ऊपर जाए ठंड बढ़ती जाती है, तो नीचे ठंड कम है, ये टेम्परेचर जा रहा है, ये ग्राफ, और ये माइनस की तरफ जा रहा है। तो ये जैसे जैसे हम ऊपर को जा रहे हैं जा रहे हैं जा रहे हैं, टेम्परेचर करते 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 -50 डिग्री तक पहुंच जाता है। ये -50 की लाइन है। ठीक है, ग्राफिक्स को ना भी समझ आए तो रट्टे मार लेना। टेम्परेचर के 12, 50, 80 और 80 प्लस, ये चार ये हो गए। और फिर आगे स्ट्रेटो के अंदर क्या होता है, जब जमीन में 12 किलोमीटर तक जाए ठंड बढ़ती जाएगी, लेकिन उसके बाद दोबारा गर्मी बढ़ना शुरू होती है, क्योंकि ऊपर के इलाके जो है वो सूरज के करीब है। तो खैर ये बड़ा कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट है कि नीचे पहले टेम्परेचर बढ़ रहा है फिर कम हो रहा है। ठीक है, इसमें आपने नहीं जाना, उसको बस इतना याद रखना है कि -50 ज्यादा ठंडा है ना, -3 कम ठंडा है। तो फिर दोबारा रिवर्स गियर लगा, -3 तक आया, ये देखेंगे -3 तक जा रहा है, ये -3 तक आया, ये -3 है, -5 है, -10 है, फिर -20 की लाइन है। फिर दोबारा बढ़ना शुरू हो गया, मजीद ऊपर जाएंगे। और फिर आखिरी के अंदर इतना बड़ा है कि वो बढ़ता ही चला जाता है। तो पहली लेयर के अंदर -50 तक टेम्परेचर है, दूसरी में कम होकर -3 तक आ जाता है, तीसरी में दोबारा बढ़ना कम होना शुरू हुआ -90 तक, और चौथी में 1500 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। और इन चारों के अंदर मशहूर मरूफ एमसीक्यू है। वो अक्सर पूछता है कि जमीन की किस लेयर के अंदर जहाज होते हैं, हवाई जहाज, तो आपने कहना जी ट्रोपो। अगर वो पूछ ले ओजोन लेयर, जो कि जमीन से निकल सूरज से निकलने वाली खतरनाक शुआओं को रोकती है, एक लेयर बनी हुई है ओजोन की। ओजोन क्या है जी, इसका केमिकल फार्मूला है O3। ऑक्सीजन का क्या है O2। तो एक लेयर बनी हुई है दूसरी स्ट्रेटोस्फियर के अंदर, ये सूरज की खतरनाक शुआओं को रोकती है। तो अक्सर पूछ लेता है ओजोन लेयर कहाँ है, तो आपने लिखना है स्ट्रेटोस्फियर। तीसरा है जी मीजोस्फियर, ये किधर है, या सॉरी मीजोस्फियर के अंदर एक खास फिनोमेना होता है, मीटियोर जो है, शूटिंग स्टार जो हमने पढ़े अभी, ये ज्यादातर कहाँ से फूटते हैं, ये मीजोस्फीयर के अंदर से फूटते हैं। और चौथी है सैटेलाइट्स और एरोराज। एरोराज भी जलते हुए पत्थर हैं। तो एरोराज और सैटेलाइट्स ये कहाँ होते हैं, ये थर्मोस्फियर के अंदर होते हैं। फिर एटमोस्फेयर की कंपोजिशन क्या है, ये हमने ऊपर पढ़ ली है, 78% वो नाइट्रोजन, और दूसरी 21% यानी कि 99 तो यही हो गए। फिर एक नोबल गैस है आर्गन। तो अगर पूछ ले कि सबसे ज्यादा मौजूद गैस, नोबल गैस कौन सी है फिजा के अंदर, तो आर्गन है। फिर चौथे नंबर पे कार्बन डाइऑक्साइड। मोस्ट अबंडेंट मेटल एलिमेंट, नहीं मेटल हमने एलिमेंट पढ़ा था जमीन की क्रास्ट में, ऑक्सीजन 48%। फिर दूसरे नंबर पे हमने पढ़ा था सिलिकॉन 27 समथिंग। तीसरे नंबर पे था, सॉरी दो पढ़े थे, और तीसरे नंबर पे एल्यूमिनियम था। लेकिन अगर मेटल्स पूछे, ओवरऑल एलिमेंट्स में एल्यूमिनियम तीसरे नंबर पर, लेकिन मेटल्स में एल्यूमिनियम पहले पर और आयरन दूसरे पर। उसके बाद जनाब जमीन के ऊपर अर्थक्वेक कैसे आते हैं, ये थोड़ा सा समझ लें। तो हमारे बड़े आजम है ना, बहुत सारे 7 बड़े आजम है, वो मुख्तलिफ प्लेटों से बने हुए, यानी कि दुनिया जिस तरह बड़े आजमों में तकसीम है, उसी तरह प्लेटों पे भी तकसीम है। जैसे यूरोप और एशिया एक प्लेट है समझ लो, जमीन का एक खिता है, इसको कहते हैं यूरेशियन प्लेट। नीचे ऑस्ट्रेलिया, इसको कहते हैं ऑस्ट्रेलियन प्लेट। इधर अफ्रीका था यूरोप के नीचे, इसको कहते हैं अफ्रीकन प्लेट। इधर ओशन है, समंदर, कौन सा ओशन था, अटलांटिक, इसको कहते हैं इस पूरी की पूरी को अटलांटिक प्लेट। इतना इधर पैसिफिक ओशन है, इसको कहते हैं पैसिफिक प्लेट। समझ आ रही है। इधर आगे अमेरिका का आगे, इसको कहते हैं अमेरिकन प्लेट। तो जमीन प्लेटों से भरी हुई है। अब ये प्लेटें जो हैं, ये आहिस्ता 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 दूर जाती हैं। ठीक है, और पहले ही पूरी की पूरी प्लेटें एक जमीन का हिस्सा था, यानी ऑस्ट्रेलिया जो आपके दरमियान में पानी आ गया है, पहले पानी मौजूद नहीं था एशिया और यूरोप के अंदर, ये पूरा का पूरा एक हिस्सा था, इसको लव एशिया कहते थे। तो
शायद ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी में नहीं जा सकते, अभी बस आप इतना समझ लें ये प्लेटें एक दूसरे से दूर जा रही हैं, बड़े आजम एक दूसरे से दूर जा रही हैं, दरमियान में पानी आता जा रहा है। तो ये क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता मूव करते हैं, कभी कभी इन प्लेटों के अंदर झोल आ जाता है, ये हिलती हैं। तो जब ये हिलती है ना, तो उस वजह से वो कहते हैं प्लेट टेक्टोनिक्स, प्लेटों का हिलना, तो उस वजह से जलजले आते हैं। अक्सर आपने सुना होगा रिक्टर स्केल पर जलजले की शिद्दत 9.5 रिकॉर्ड की गई। ये उस ये स्केल बनाया हुआ उन्होंने, एक से लेकर 0 से लेकर 10 तक उसका स्केल होता है। तो जो आज तक तारीख का सबसे बड़ा जलजला आया है ना, वो आया है चिली के अंदर। ये वही चिली है जो हमने साउथ अमेरिका पढ़ा था, नॉर्थ अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका, नीचे साउथ अमेरिका था, ऐसे करके उसका बॉर्डर वाला कंट्री था, यूं करके चिली। ये यहाँ पर एक जलजला आया, इसका एक इलाका है वेल्डिविया। वेल्डिविया अर्थक्वेक कहलाता है, 1960 में 9.5 पाकिस्तान के अंदर तारीख का सबसे बड़ा जलजला 8.1 आया बलूचिस्तान में। इसमें तकरीबन 70,000 लोग मारे गए। फिर 8 अक्टूबर वाला जलजला तो हमने खुद देखा है, 7.6 मैग्नीट्यूड। इसका एपी सेंटर कहते हैं जहां से जलजला शुरू हुआ, वो आजाद जम्मू कश्मीर था, लेकिन इसके इफेक्ट्स जो है पंजाब तक भी आए थे। अच्छा, ग्रास लैंड क्या होती है? ये जंगल से थोड़ा कम समझ लें, और सहरा से थोड़ी बेहतर चीज समझ लें। कहीं कहीं इसमें दरख्त होते हैं, इनके नाम है। एक अक्सर पूछता है स्टेप्स क्या कहलाते हैं, तो सेंट्रल एशिया तान वाले मुल्क है ना, इनके अंदर कुछ ग्रास लैंड है जिनको स्टेप्स कहते हैं। इस तरह कुछ ग्रास लैंड अर्जेंटीना के अंदर है, उनको पम्पास कहते हैं। और सवाना, ये भी कुछ ग्रास लैंड है जहाँ पर अफ्रीका का जंगल है, जहाँ शेर और गीदड़ और हाथी वगैरह, इसको सवाना कहते हैं। तो ये भी पूछते सवाना क्या है, ये तीनों सवाना, पम्पास, स्टेप्स, ये ग्रास लैंड की किस्में, काइंड ऑफ जंगल हैं। ग्रास लैंड वर्ल्ड वर्ल्ड खुद भी बता रहा है कि जहाँ पर फॉरेस्ट इसलिए नहीं कहते क्योंकि फॉरेस्ट डेंस होता है, ग्रास लैंड कम। आखिरी चीज है जी, टेबल मैंने बनाया हुआ है। मैंने आपको बताया था जमीन पर कुछ इमेजिनरी लाइन होता है। इक्वेटर कहाँ है? 0 डिग्री पर। तो ये जो इक्वेटर 0 डिग्री पर लाई करता है, इसको क्या कहते हैं? प्राइम मेरिडियन। ये यूपी से पास करता है, सॉरी, लैटिट्यूड की बात नहीं, लॉन्गिट्यूड की बात हो रही है। ये जो 0 डिग्री पर इक्वेटर से पास करती है, ये क्या है? लैटिट्यूड। उसके बाद यहाँ हमने ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पढ़ा था, और नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पढ़ा था 23 डिग्री पर, मैंने आपको बताया था। फिर आगे 60 डिग्री की लाइनें थी, और इक्वेटर की जहाँ पर खत्म होता है 90 डिग्री ऊपर। ये सारी लैटिट्यूड्स है। लॉन्गिट्यूड्स मैंने आपको बताया था जमीन पर इमेजिनरी लाइन है, दरमियान वाली लाइन 0 डिग्री पर है। और इसी तरह ये चलते जाते 180 डिग्री तक ये मामला आ जाते हैं। 90 इधर और 90 की लाइन आखिरी इधर है, और 90 की इधर है, तो टोटल लाइन कितनी होगी? 180 तक। 90 जीरो की तरफ 90। तो जो यूके से लाइन पास करती है ना, वो 0 डिग्री लैंगिट्यूड वाली लाइन है। ये वाली लाइन यूके से एग्जैक्ट पास करती है। यूके के अंदर एक इलाका है बरतानिया के अंदर, ग्रीन विच, तो ये ग्रीन विच से पास करती है। तो कोई भी जो लॉन्गिट्यूड होता है उस पर टाइम सेम होता है, ठीक है। यानी कि मैं अगर जमीन बनाऊं, एक सेकंड ये मैं आपको बना के बताऊं। यूरोप है, आगे एशिया है सारा, ठीक है। नीचे यूरोप के इधर अफ्रीका है, अफ्रीका के नीचे यहाँ ऑस्ट्रेलिया खड़ा है। इधर यूरोप के जो है ना छोटा सा बर्तानिया और आयरलैंड वगैरह है। इधर फिर आगे अटलांटिक है, और आगे नॉर्थ अमेरिका, यूएस से कनाडा, और नीचे मैं बना देता हूँ साउथ अमेरिका। तो अब ये जो 0 डिग्री वाली लाइन है ना, वो यहाँ से पास कर रही है, इंग्लैंड से। इस पूरी लाइन पर टाइम एक होता है, ठीक है। और ये जो 0 डिग्री से पास कर रही है, इसका नाम रखा हुआ प्राइम मेरिडियन। आगे अगर आप बढ़ते जाएंगे ना, इधर टाइम चेंज, इस लाइन पर टाइम हो रहा है, इस लाइन पर टाइम हो रहा है, इस लाइन पर टाइम हो रहा है। सूरज की रोशनी पहले यहाँ पड़ती है, फिर यहाँ पड़ती है, यहाँ पड़ती है। इसलिए इधर करके नीचे क्या था? जापान के आइलैंड। तो जापान को लैंड ऑफ राइजिंग सन भी कहते हैं, क्योंकि सूरज की रोशनी सबसे एंड में यहाँ आती है। तो याद करने की चीज ये है कि हर मेरिडियन पर या हर लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड पर टाइम सेम होता है।
इक्वेटर जो है वो 0 डिग्री लैटिट्यूड पर है, नॉट लॉन्गिट्यूड पर। और आखिरी में मैंने आपको बताया था कि इक्वेटर जो है वो सेंटर से पास करता हुआ, 0 डिग्री लैटिट्यूड से पास करता हुआ एक इमेजिनरी लाइन है। ये 13 ममालिक से पास होती है कुल मिला के, जिनमें सबसे बड़े ममालिक कौन से हैं? ब्राजील है, कोलंबिया है, डिया कोंगो है, आर कोंगो है, रिपब्लिक ऑफ कोंगो, युगांडा, कीनिया और इंडोनेशिया। बाकी छोटे छोटे मुल्क हैं, किरबती वगैरह और जजायर से गुजरता है। तो यहाँ पर भी आज का लेक्चर खत्म होता है। कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले, नहीं तो इसको फॉलो अप करते हैं। क्वेश्चन पूछा आप लोग भी आए हो, उसको मैं आंसर कर देता हूँ।